Hello, scholars. This side, Assistant Professor Meenakshi Dwivedi, and you are watching Scholars Mantra. ये जो सीरीज मैंने आपके लिए प्रोवाइड की है, इसमें आप एक वीडियो में एक यूनिट कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं। मैं अगर कहूँ कि पूरा ही सिलेबस कवर किया है तो ये गलत होगा। तकरीबन 80 to 90% सिलेबस आपका बढ़िया रिवीजन हो जाएगा। ये आप एज अ मिनी क्रैश कोर्स कंसीडर करिएगा, जिसमें सारे ही सब्जेक्ट्स में कवर करूंगी वीडियो वाइज। अगर आप 10 दिन का कोई मिनी क्रैश कोर्स चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन हैं, अगर आप CUET एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उड़ीसा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एस्टेट, हरियाणा, राजस्थान के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आप एक मिनी क्रैश कोर्स ढूंढते हैं तो ये सीरीज जरूर प्रेफर करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक जरूर करिएगा, कमेंट्स करिएगा कि आपको ये वीडियो सीरीज कैसी लगी। तो ये वीडियो सीरीज डेफिनेटली एक बढ़िया रिवीजन आपके लिए रहेगा। मैंने इन वीडियोस में थ्योरी प्लस क्वेश्चंस दोनों पे फोकस किया हुआ है। पर्टिकुलरली कॉन्सेप्ट वाइज, थ्योरी वाइज अपनी चीजों को क्लियर करेंगे, साथ ही आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो सीरीज को ध्यान से देखिएगा, बढ़िया नोट्स बनाइएगा और एग्जाम की तैयारी अच्छी करिएगा। ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइड असिस्टेंट प्रोफेसर मीनाक्षी द्विवेदी एंड यू आर वाचिंग स्कॉलर्स मंत्रा। CUET का एग्जामिनेशन बहुत करीब आ चुका है और अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो सीरीज है ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने जा रही है। ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर दिए। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो ये प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। आप एक वीडियो में सारा टॉपिक और ऑलमोस्ट कवर कर पाएंगे। मतलब जो चीज आप शायद 5-6 दिन में कवर कर पाते, वो आप एक दिन में अगर सारे वीडियोस देख लेते हैं तो आपका ये रिवीजन एक दिन में भी हो सकता है। मेरी यही कोशिश है कि जो आने वाले अपकमिंग TGT एंड PGT एग्जाम्स है, जिनका सिलेबस TGT लेवल को रिलेट करता है, एक वीडियो मैं आपको प्रेजेंट कर रही हूं जिसमें थ्योरी प्लस क्वेश्चंस, रिलेटेबल क्वेश्चंस एंड रिलेटेबल सिलेबस के अकॉर्डिंग थ्योरी, सब कुछ आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। कंटेंट ब्रीफ होगा क्योंकि डिटेल के लिए फिर क्रैश कोर्स किस बात का। तो ये मिनी क्रैश कोर्स के रूप में आप इसको देखिएगा। डिटेल्ड चीजें आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगी। कुछ टॉपिक्स जो मैं यहां पर करवाने वाली हूं, कुछ टॉपिक्स मैंने एप्लीकेशन पर आपके लिए फ्री कर दिए हैं। वो कैसे एक्सेस होंगे इसके बारे में भी आगे जानकारी दूंगी मैं। तो आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। लास्ट में अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर जाइएगा कि आपके लिए ये वीडियो कैसा रहा, किस तरीके से ये वीडियो आपको रिलेट कर पाया और कितना बेनिफिट रहा हमारा एफर्ट आपके लिए। तो आज का टॉपिक है बायोमैकेनिक्स एंड किन्सियोलॉजी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इजी भी है, तो बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है आपको। तो मैं यही कहूंगी आपसे कि जितना मैं आपको पढ़ा रही हूं आपके लिए काफी रहेगा। ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक मैंने इसमें कवर कर लिए हैं ब्रीफली। चलिए इसकी बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको CUET का सिलेबस एक बार दिखा देती हूं। ये जो CUET का सिलेबस दिया हुआ है इसमें सभी चीजें ऑलमोस्ट कवर कर ली है। ये सिलेबस आप और भी एग्जाम्स के लिए प्रिफर कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग बात कर रहे हैं किन्सियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स की, तो यहां पर फंडामेंटल मूवमेंट्स ये एक टॉपिक है। प्लेन्स एंड एक्सिस, बॉडी लीवर्स, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इक्विलिब्रियम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फोर्स, डायरेक्शंस एंड एप्लीकेशन, स्पीड, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, वेलोसिटी, पार्शियल डिफॉर्मिटीज एंड कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज एंड फर्स्ट एड। अब जो टॉपिक्स मैं आज आपको करवाने जा रही हूं मैं उसकी बात कर लेती हूँ और जो टॉपिक्स आपको एप्लीकेशन में मिलेंगे उसकी बात कर लेती हूँ। मैं जो आज आपको करवाने जा रही हूँ वो रहेगा प्लेन्स एंड एक्सिस, लॉज ऑफ मोशंस, फोर्स, डायरेक्शंस, स्पीड, एक्सेलरेशन, दैट मींस काइनेमैटिक्स एंड काइनेटिक्स में आपको कवर करवा दूंगी। उसके बाद लीवर सिस्टम हम लोग कवर कर लेंगे। तो ये सब चीजें आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं। एप्लीकेशन में जो प्ले स्टोर पर स्कॉलर्स मंत्रा की अवेलेबल है, डाउनलोड कर लीजिएगा। इट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन iOS अगर आपके पास एप्पल का फोन है, और या फिर विंडोज में अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप ऑफिस नंबर पे कॉल करिएगा, मेरे वीडियो के ऊपर आपको ऑफिस नंबर हाईलाइट हो रहा होगा, कॉल करिए। आप किसी भी तरीके से एप्लीकेशन एक्सेस कर पाएंगे। एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, वहां पर आपको जाना है CUET बैच में। तो स्टोर सेक्शन में आपको CUET कोर्स वहां पर मिलेगा। वहां पर जाने के बाद यू हैव टू गो ऑन एक्सरसाइज फिजियोलॉजी,
क्योंकि ये टॉपिक मैं एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में भी करवाती हूँ। तो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के फोल्डर में जाएंगे आप, वहां पर आपको एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के वीडियोस में जाना है। वीडियोस में आपको 3 वीडियोस ओपन मिल जाएंगे। दिस इज ओपन फॉर एवरीबडी। मैंने ओपन इसीलिए किए हैं ताकि आपका बढ़िया कंप्लीट रिवीजन हो सके। तो वहां पर आपको मिल जाएंगी मूवमेंट्स का वीडियो, नंबर 2 स्पोर्ट्स इंजरीज का वीडियो आपको मिल जाएगा, प्लस ट्रीटमेंट्स का वीडियो आपको मिल जाएगा। काफी स्टूडेंट मुझे बोल रहे थे मैम ट्रीटमेंट्स का वीडियो करवा दीजिए, तो मैंने एप्लीकेशन पे आपके लिए ओपन कर दिया है। जितना चीज मैं यहां करवा सकती हूँ मैं यहां करवा रही हूँ, बाकी आपको वहां पर मिल जाएगा। तो ये 3 वीडियोस आप लोग जरूर देखिएगा, तब जाके आपका ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, राइट। चलिए बिल्कुल टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक और खुशी की बात, एप्लीकेशन में जाने के 2 फायदे हैं। एक तो आप ये वीडियोस कवर कर पाएंगे, दूसरा फायदा आपके लिए मैंने मॉक टेस्ट, क्योंकि यहां से आपका थ्योरी ज्यादा कवर हो जाएगा, कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, बट ज्यादा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए आप एप्लीकेशन को जरूर विजिट करिएगा। मैंने आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिए हैं। आप जाइए, आपको 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे एंड दीज 5 मॉक टेस्ट में आपकी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये 5 मॉक टेस्ट 50-50 क्वेश्चंस के हैं, बिल्कुल करिए, आराम से करिए और रिवीजन भी करिएगा वहां से, ठीक है। चलिए सिलेबस के बाद चलते हैं आगे। जी स्टार्ट करने से पहले, वैसे मैंने एक्सरसाइज फिजियोलॉजी जब स्टार्ट किया था तो मैंने ये चीज आपको पहले भी बता चुकी हूं। मैंने अभी रिसेंटली आपको जो टॉपिक्स करवाए हुए स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हमारा टॉपिक हो चुका है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट हमारा टॉपिक हो चुका है। मैंने इन वीडियोस में यही चीज आपको बताई है कि अगर आपको डिफरेंस और डेफिनेशन ये 2 चीजें अगर क्लियर है, आपको इतना ही पढ़ना है। अगर आप सीयूईटी एग्जाम या फिर उड़ीसा एग्जाम या फिर बिहार एस्टेट या फिर किसी भी स्टेट के एस्टेट एग्जाम या टीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत डिटेल नॉलेज जरूरी नहीं है। आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए, पहला मीनिंग, दूसरा डेफिनेशन और तीसरा डिफरेंस। ये 3 चीजें अगर आपको क्लियर है, मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहां पर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स की एक एक लाइन में डेफिनेशन क्लियर कर लीजिएगा। अगर आप एनाटॉमी की बात कर रहे हैं तो एनाटॉमी का डेफिनेशन होता है स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर्स। तो बॉडी का साइज एंड शेप अगर आपको स्टडी करना है तो आप इसको एनाटॉमी ब्रांच में स्टडी करते हैं। जब आपको बॉडी के फंक्शंस को स्टडी करना है, बॉडी फंक्शंस, इफ यू वांट टू स्टडी द बॉडी फंक्शंस, हाउ योर बॉडी फंक्शन, आपकी बॉडी काम कैसे करती है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, आपकी बॉडी कैसे काम करती है, तो ये आप पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में। और जब आप बात करते हैं बायोमैकेनिक्स की, तो बायोमैकेनिक्स में आप लोग ह्यूमन बॉडी मोशन को स्टडी करते हैं। आप यहां पर मोशन and causes of motion and which means forces। तो आप यहां पर बायोमैकेनिक्स में फोर्सेस और मोशन को स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, और जब इन कंबाइन करते हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, तो ये बनता है किन्सियोलॉजी। किन्सियोलॉजी इज मच मोर ब्रॉडर एरिया जहां पर आप इन सभी चीजों को रिलेट करके एक स्टडी करते हैं जो कि रिलेट करती है आपके बॉडी मूवमेंट्स को। हाउ योर बॉडी मूव, आपकी बॉडी मूव कैसे करती है, आपकी बॉडी मूव करने के लिए हर चीज काम कर रही है। आपके बॉडी का स्ट्रक्चर भी रिस्पॉन्सिबल है, आपके बॉडी के फंक्शंस भी रिस्पॉन्सिबल हैं, और उन फंक्शंस को इंप्रूव करने के लिए एनालाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है। जब ये चीज कंबाइन की जाती है तब जाके बनता है किन्सियोलॉजी, एंड दैट इज ऑल अबाउट हाउ योर बॉडी मूव एंड किस तरीके से आपका मूवमेंट्स और बेटर हो सकता है। तो ये डेफिनेशंस क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। इसके बाद जब आप बायोमैकेनिक्स की बात करें तो बायोमैकेनिक्स की डेफिनेशन फिर से आपके सामने है। बायोमैकेनिक्स इज द साइंस, इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस, इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये भी कह सकते हैं आप, इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस, इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज कंसर्न विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। तो किसके साथ कंसर्न है, फोर्सेस के साथ कंसर्न है, और फोर्सेस 2 टाइप के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, जिसकी वजह से आपकी बॉडी मूव करती है। सो एक्टिंग ऑन द ह्यूमन बॉडी एंड द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय दीज फोर्सेस। तो ये मान लीजिएगा
कि जो बायोमैकेनिक्स है, बायोमैकेनिक्स क्या प्रोड्यूस, किसकी स्टडी है? फोर्सेस और फोर्सेस से होने वाले मोशन की। फोर्स कहां प्रोड्यूस करते हैं आप? बॉडी पर, तब जाके आपकी बॉडी मूव करती है। तो ये दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, मस्कुलर फोर्सेस और बेसिकली इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस। जब आप इंटरनल फोर्स की बात करते हैं, ये बेसिकली आप बॉडी की बात कर रहे हैं, और आपकी बॉडी में जो मसल्स हैं वही आपकी फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, बिकॉज मसल्स में स्ट्रेंथ होती है। मसल्स इज ऑल अबाउट स्ट्रेंथ। जितनी ज्यादा मस्कुलर बॉडी उतना ज्यादा स्ट्रेंथ। मसल हाइपरट्रॉफी करके आपने नाम सुना होगा। मसल हाइपरट्रॉफी का मतलब है आपके मसल का साइज बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज, ट्रेनिंग की वजह से। जब मसल का साइज बढ़ जाता है, अब ये मसल का साइज एक्चुअली में मसल के जो फाइबर्स हैं, मसल फाइबर्स का साइज बढ़ जाता है। मसल फाइबर्स में चेंजमेंट होने की वजह से मसल में चेंज दिखता है, तो इसको कहा जाता है मसल हाइपरट्रॉफी। ये तभी पॉसिबल है जब आप स्ट्रेंथ वर्कआउट करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। इसकी वजह से आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ का कैपेसिटी, मतलब दैट मीन स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और आप ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब आप ज्यादा लोड ओवरकम कर पाएंगे। तो ये एक इंटरनल फोर्स है। जितना ज्यादा इंटरनल फोर्स, उतना ज्यादा आप लोड ओवरकम कर पाएंगे, उतना ज्यादा आप पुश और पुल कर पाएंगे, उतना ही ज्यादा आप मूव कर पाएंगे, मूवमेंट कर पाएंगे। डन। जब आप एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करें, ये एनवायरमेंटल फोर्सेस की बात कर रहे हैं, एयर, फ्रिक्शन, वाटर, ग्रेविटी, काउंटर फोर्सेस। तो दीज आर द फोर्सेस जो एनवायरमेंट से आपकी बॉडी पर अप्लाई किए जाते हैं। तो दोनों ही फोर्सेस की वजह से आपका मोशन या तो रुक जाता है या तो आपका मोशन होना शुरू हो जाता है। अगर कोई बॉडी है, मान लो अगर कोई बॉल की बात करो, इफ बॉल इज प्लेस्ड है और बॉल को आपने किक मारा, तो जब आप बॉल को किक मारेंगे तब वो मूव करेगी। मतलब आपको किक मारने के लिए आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तब उसमें मूवमेंट होगी। सेम विद दैट, अगर बॉल आपके पास आ रही है, उसे अगर आपको होल्ड करना है, कैच कर रहे हो आप उसको, तो होल्ड करने के लिए भी आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वो बॉल रुकेगी। तो दैट मीन्स फोर्स इज नॉट ओनली टू पुश, इट इज ऑल्सो फॉर पुलिंग। तो पुल करने के लिए, होल्ड करने के लिए, शेप चेंज करने के लिए, डायरेक्शन चेंज करने के लिए, इन सब चीजों के लिए फोर्स अप्लाई किया जाता है। क्लियर? ये सब चीजें हम पढ़ते हैं बायोमैकेनिक्स में। और जब आप ह्यूमन मूवमेंट एनालाइजेशन की बात करते हैं, तो यहां पर दो चीजें आ रही हैं, बायोमैकेनिक्स एंड किनेसियोलॉजी। तो किनेसियोलॉजी में मोशन और मूवमेंट और इसके साथ बॉडी स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस, इन सब की भी स्टडी की जाती है। तो जब ये आप ब्रॉडर सेंस में बात करेंगे तो हम बात करते हैं किनेसियोलॉजी की, पर हम यहां पे स्पेसिफिकली बायोमैकेनिक्स की बात कर रहे हैं। दैट इज वाई हम यहां पर केवल और केवल फोर्सेस और उससे होने वाले मोशंस की बात करेंगे। तो यहां पर आप बायोमैकेनिक्स को देख सकते हैं। अभी यहां पे ना एक चीज मिसिंग है, मैं लिख देती हूं आपके लिए। तो बायोमैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो कि दो कैटेगरीज में डिवाइड है। नंबर 1, स्टैटिक, नंबर 2, डायनामिक। आप लोग लिखिएगा, बायोमैकेनिक्स दो कैटेगरी में डिवाइड है, स्टैटिक और डायनामिक। या ठीक है। तो जब आप बायो को और मैकेनिक्स को डिवाइड करते हैं, तो बायो का मतलब होता है लाइफ, या फिर आप बॉडी की बात कर सकते हो, लाइफ या फिर बॉडी की बात कर सकते हैं आप। और जो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स डील्स विद द मोशन एंड द कॉजेज ऑफ द मोशन। अब ये मैकेनिक्स दो में डिवाइड होती है, स्टैटिक और डायनामिक। अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं या फिर मूवमेंट हो रही है, तो या तो स्टैटिक पोजीशन पे होगी या फिर डायनामिक पोजीशन पे होगी। स्टैटिक का मतलब है इफ यू आर वर्किंग, इफ यू आर ऑन अ सेम प्लेस और आपकी बॉडी एरिया कवर नहीं कर रही है, तो उसे कहते हैं स्टैटिक बॉडी या फिर स्टैटिक मोशन। स्टैटिक मोशन का मतलब है कि आप एक ही जगह पर मूवमेंट कर रहे हैं। जो डायनामिक है उसमें आप एरिया कवर कर रहे हैं।
तो वो आप एक जगह से जब दूसरी जगह पे मूव करते हैं तो उसे कहते हैं डायनामिक मूवमेंट्स, और जब आप एक ही जगह पे खड़े खड़े जब आप एक्शंस करते हैं उसे कहा जाता है स्टैटिक मूवमेंट्स। अब यहां पर जब आप दोनों में एग्जाम्पल देखते हैं तो दैट मीन्स अगर मैं यहां पर एग्जाम्पल दूं आपको, जंपिंग जैक्स, स्पॉट जंपिंग, वर्टिकल जंप, तो ये सब आप एक ही जगह पर, या फिर आसनास का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, आसनास कर रहे हैं आप, ठीक है, प्लैंक कर रहे हैं आप, स्क्वाट्स कर रहे हैं आप, तो ये बेसिकली एक ही जगह पे खड़े होकर आप कर रहे हैं। ये आ गया आपका स्टैटिक मोशन। यहां पर भी मोशन यहां पर भी हो रहा है, यहां पर भी फोर्स लगा रहे हो आप, लेकिन एक ही जगह पे खड़े होकर, एरिया कवर नहीं कर रहे हैं आप। जब आप डायनामिक्स की बात करें तो डायनामिक्स का मतलब हो गया आपके जब एक एरिया से दूसरे एरिया कवर कर रहे हैं आप, एक प्लेस से दूसरी प्लेस में आप मूव कर रहे हैं, तो उसे डायनामिक्स में कहेंगे आप। वहां पर भी फोर्सेस और वहां पर भी मोशन कवर हो रहा है। डन। तो ये दो चीज आप क्लियरली समझ पा रहे हैं। इसी में जब आप डायनामिक्स की बात करते हैं तो डायनामिक्स में दो ब्रांचेस आती हैं, काइनेटिक्स एंड काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स डील्स विद द मोशन, क्योंकि अभी तक हम किसकी बात कर रहे हैं, बायोमैकेनिक्स में मोशन और फोर्सेस दोनों की बात कर रहे हैं। अब इसको अलग अलग डिवाइड करके डीपली स्टडी करते हैं। तो जब आप स्पेसिफिकली मोशन की बात करते हैं तो ये जो ब्रांच है ये रिलेट करती है काइनेमैटिक्स को, और एम से समझ पा रहे हैं आप, काइनेमैटिक्स, एम फॉर मोशन, और काइनेटिक्स डील्स विद द फोर्सेस। काइनेटिक्स डील्स करता है फोर्सेस के साथ, विच कॉजेज द मोशन, जिसकी वजह से मोशन होता है। तो ये आप दो चीज समझ पा रहे हैं। अब जब आप मोशन की बात करते हैं तो मोशन यहाँ पे लीनियर और एंगुलर और लीनियर और एंगुलर। अब मैं आगे जाके आपको काइनेमैटिक्स और काइनेटिक्स बढ़िया करके समझा देती हूँ आगे। अभी आई थिंक आपको यहाँ पर समझ में आ गया। अभी तक आप लोगों ने क्या क्या समझ लिया, आपने बायोमैकेनिक्स की डेफिनेशन समझ ली, बायोमैकेनिक्स का जो डिवाइडेशन है कि किस तरीके से मैकेनिक्स डील करता है स्टैटिक और डायनेमिक्स को, उसके बाद डायनेमिक्स जो है वो डिवाइड होता है काइनेमैटिक्स और काइनेटिक्स में। तो ये दो चीज आप यहां पर समझ पा रहे हैं, बढ़िया। इसके साथ चलते हैं आगे, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स। अब ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे तो इसके ऊपर मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगी बिकॉज ये जस्ट एक रीडेबल इंफॉर्मेशन है, आप इसको रीड कर लीजिए, इसको आप एज इट इज देख लीजिएगा किस तरीके से बायोमैकेनिक्स इंपॉर्टेंट रहेगा। मेनली तीन चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, यहां पर लिखा हुआ है। पहला तो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, और आप लोगों ने लेसन प्लान्स वगैरह बनाए होंगे, कल मैंने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट पढ़ाया था तो वहां पर भी मैंने आपको लेसन प्लान्स का थोड़ा आइडिया दिया है। आप लोगों ने बीपीएड एमपीएड में लेसन प्लान्स बनाए होंगे, जनरल लेसन प्लान, स्पेसिफिक लेसन प्लान। जब आप लोगों ने गेम्स लेसन प्लान बनाए होंगे तो वहां पर स्किल्स कोई भी सिखाने के लिए आपने लास्ट में एक कॉलम बनाया होगा, बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल्स। ये वही चीज है, बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल्स के बिना आप इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। हर जगह, हर एक स्किल में, हर एक एक्शन में लीवर्स लग रहे हैं, हर एक एक्शंस में न्यूटन्स फोर्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस आप यूज कर पा रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशंस आप यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं, कितने एंगल पर थ्रो करनी है, कितना अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करना है, कितनी हाइट आपको चाहिए, है ना। तो ये सब चीजें जब आप यूज करते हैं तब जाके आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। तो यस, परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए बहुत जरूरी है, टेक्निक इंप्रूव करने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि आप जानते हैं फॉसबरी फ्लॉप जो टेक्निक है हाई जंप में, तो ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक बनाने के पीछे क्या रीजन था कि एक ऐसी टेक्निक हो जो छोटी हाइट वालों के लिए भी बढ़िया हो। अदरवाइज जो उसके पहले की जो टेक्निक थी, स्ट्रेडल रोल, सीजर कट, ये टेक्निक उन्हीं के लिए बेनिफिशियल थी जिनकी हाइट ज्यादा है, पर जिनकी हाइट कम है वो कर ही नहीं पाते थे क्योंकि उनका सीजी ग्राउंड से डाउन था, डाउनवर्ड था, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में स्टेबिलिटी ज्यादा होती थी। तो स्टेबिलिटी को ओवरकम करने के लिए ऐसा क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से हम ये एक्शन कर पाए और वो जो बार है वो क्रॉस कर पाए। तो दैट इज द रीजन के जो ये टेक्निक आई, इस टेक्निक में जब वो बार को क्लियर करते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी बॉडी से बाहर होती है उस टाइम पर। दैट इज द मोस्ट अनस्टेबल कंडीशन बिकॉज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी मिड लाइन से बाहर है। जितनी ज्यादा सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी मिड लाइन से बाहर होगी उतना अनस्टेबिलिटी, जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके लोअर बॉडी से ऊपर होगी टुवर्ड्स द सुपीरियर एरिया उतना अनस्टेबिलिटी, जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके मिड लाइन के अवे होगी उतना अनस्टेबिलिटी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जरूर अच्छे से इसको ध्यान दीजिएगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे आपकी पूरी बॉडी का वेट
पूरी बॉडी का वेट डिस्ट्रीब्यूट होता है, उस पॉइंट से आपकी बॉडी का इक्वल हाफ आप कर सकते हैं वेट कैटेगरी के अकॉर्डिंग। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास में क्या डिफरेंस है एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो टेक्निक इंप्रूवमेंट के लिए तो इस रीजन से इस तरीके से फिर टेक्निक इंप्रूव की गई। इस तरीके से और भी बड़े सारे एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल समझ में आया होगा आपको। इसी के साथ ही स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डेवलपमेंट, तो भाई कौन सा इक्विपमेंट में कौन सा शेप। अब जैसे कि आप जानते हैं एरोडायनेमिक्स शेप्स क्यों इंपॉर्टेंट है, एरोडायनेमिक्स। तो अगर आप किसी भी चीज को, किसी भी इक्विपमेंट को स्पीड से थ्रो करते हैं या फिर अपनी खुद की बॉडी को आप थ्रो करते हैं या फिर आप रनिंग कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, ये सब के लिए आप जानते हैं कि आपकी बॉडी पर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, वो है एयर रेजिस्टेंस। तो इस ये एयर रेजिस्टेंस आपकी बॉडी के लिए, आपके बॉडी के मोशन के लिए अच्छा नहीं है, ये आपके बॉडी के मोशन को रोकेगा, अपोज करेगा। तो इसको ओवरकम करने के लिए आप बनाते हैं एरोडायनेमिक्स शेप। तो दैट इज द रीजन आप आगे से हल्के से झुक जाते हैं। और आप अगर कोई हेलमेट पहन रहे हैं या फिर ये मैंने जैवलिन का एग्जांपल दिया है, जैवलिन में जो आगे का जो टिप है वो नुकीला होता है, उसका नेल नुकीला होता है, ठीक है। रीजन यही है, और वो काफी नुकीला बनाया जाता है ताकि ये एरोडायनेमिक्स, ये शेप की वजह से एयर का कांटेक्ट उस बॉडी से कम हो। जितना कम एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा उतना कम एयर रेजिस्टेंस होगा। जितना ज्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट, जितना ज्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट उतना ज्यादा एयर रेजिस्टेंस। तो ये बात समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। तो दैट इज द रीजन शेप को बनाया जाता है एरोडायनेमिक्स, सो दैट ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए, ठीक है। तो ये सब चीज समझ पा रहे हैं आप। इंप्रूवमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डेवलपमेंट, आप एक और एग्जांपल जानते होंगे। एक बार क्या हुआ था कि जैवलिन जो है वो 104 मीटर जब थ्रो हुआ तब देखा गया कि अगर ये 104 मीटर से ऊपर अगर जा रहा है, मतलब 100 मीटर से ऊपर अगर जा रहा है, तो ये तो ट्रैक को ओवर, मतलब ये जो ट्रैक को पूरा कवर कर लेगा। अगर फील्ड से जैवलिन फेंका जा रहा है तो ये पूरा ट्रैक को कवर कर रहा है। तो अब ऐसा क्या किया जाए कि ये ट्रैक को कवर ना करे, क्योंकि ट्रैक में अगर रेसेस हो रही है तो डेफिनेटली ये किसी न किसी प्लेयर को हिट करेगा। तो ऐसा क्या किया जाए कि जिसकी वजह से ये रोका जाए। तो फिर क्या किया गया कि जैवलिन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसको हल्का सा पीछे शिफ्ट किया गया, आगे शिफ्ट किया गया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हल्का सा आगे शिफ्ट किया गया। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हल्का सा आगे शिफ्ट करने की वजह से क्या हुआ कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे शिफ्ट करने की वजह से जैवलिन जल्दी नीचे गिरने लगा। अदरवाइज अगर पीछे शिफ्ट करते तो ये ज्यादा हाइट लेता, ज्यादा टाइम ऑफ फ्लाइट होता, तो ज्यादा टाइम ऑफ फ्लाइट की वजह से ज्यादा रेंज कवर करता। सो दैट इज द रीजन सीजी को आगे बढ़ाकर क्या किया गया, सीजी को जल्दी जो जैवलिन है वो जल्दी नीचे गिरने लगा। तो ये फिर पूरा ट्रैक कवर नहीं करता था। डन। तो ये सब चीजें स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स की वजह से इंप्रूव हो पाती हैं। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंस आपके लिए लिखे हुए, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। मैंने आपके लिए लिख दिए हैं, आपको प्रेजेंट कर दिए हैं। जो चीज मैंने आपको समझाई है वही चीज बार बार यहां पर लिखी हुई है, ठीक है। बढ़िया। इसके बाद चलते हैं आगे, हम बात करेंगे मोशन एंड इट्स टाइप्स की, एंड दीज टॉपिक आर वेरी इंपॉर्टेंट। मोशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक चीज और दिमाग में आती है कि मोशन और मूवमेंट में क्या डिफरेंस है। आपके दिमाग में भी आ रहा होगा मोशन में और मूवमेंट में क्या डिफरेंस है। मूवमेंट एक सिंपल वन टाइम फिजिकल एक्शन अगर आप करते हैं, मान लो मैंने कर दिया ये मूवमेंट है, मैंने कर दिया ये मूवमेंट है, मैंने कर दिया ये मैं कोई भी अगर वन टाइम फिजिकल एक्शन परफॉर्म कर रही हूं तो ये हो जाएगा, इसे कहा जाएगा मूवमेंट। अब जब मैं इसी चीज को कंटिन्यूअसली कर रही हूं फिर उसे कहा जाएगा मोशन। इफ आई एम डूइंग लाइक दिस, नाउ दिस इज मोशन, दिस इज ह्यूमन बॉडी मोशन। आई एम रनिंग, मैं रनिंग कर रही हूं तो ये हो गया ह्यूमन बॉडी मोशन। तो कोई भी चीज जब एक कंटिन्यूअसली एक्शन में की जाती है उसे मोशन कहा जाता है, ठीक है। सो ये आपको यहां पर समझ में आ रहा है, ये डेफिनेशन वही लिखा हुआ है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पे या फिर एक पोजीशन पे दूसरी पोजीशन पे चेंज होता है कंटिन्यूअस मोशन में, तो उसे मोशन कहा जाता है। अब उसे जज करने के लिए एक फिक्स्ड पॉइंट या फिक्स्ड एरिया होना जरूरी है। अगर कार मूव कर रही है तो कार की मूवमेंट तभी एनालाइज कर पाएंगे आप। कार मोशन में है तो आप
वो तभी एनालाइज कर पाएंगे जब उसके अगल बगल का एरिया फिक्स्ड होगा। जैसे कि रोड मूव नहीं कर रही है, कार मूव कर रही है, तो कार मूव जो कर रही है वो तभी आप एनालाइज कर पाएंगे जब जो रोड है वो फिक्स्ड होगी। गेट द पॉइंट? यही यहां पे लिखा हुआ है डेफिनेशन। सो देयर शुड बी अ रेफरेंस पॉइंट। अब इस रेफरेंस पॉइंट को आप एक्सिस भी कह सकते हैं, इस रेफरेंस पॉइंट को आप पिवट भी कह सकते हैं, इस रेफरेंस पॉइंट को आप फलक्रम भी कह सकते हैं। तो दीज आर द नेम्स ऑफ द रेफरेंस पॉइंट। ठीक है जी। अब मोशन ये 3 टाइप का होता है, लीनियर, रोटेटरी और ऑसिलेटरी। एक और आता है सर्कुलेटरी। सर्कुलेटरी, ठीक है ना। मैं एक एक करके आपको यहां पे समझाती हूं। जब आप बात कर रहे हैं लीनियर मोशन की, तो लीनियर मोशन भी 2 में डिवाइड है, एक रेक्टिलिनियर और दूसरा कर्वी लीनियर। ठीक है जी। इसके बाद जब आप बात कर रहे हैं एंगुलर मोशन की और सर्कुलर मोशन की, तो एक एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगे। जब आप लीनियर मोशन की बात करते हैं तो इसका मतलब है बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। तो जो बॉडी है वो सीधा मूव कर रही है। अब सीधा 2 तरीके से मूव कर सकते हैं, या तो एग्जैक्टली स्ट्रेट, या तो आप एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन, एग्जाम्पल 100 मीटर एग्जैक्टली स्ट्रेट। कर्वीलिनियर, इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ कर्व, अगर एक बॉडी एक कर्व पाथ बनाती है तो इसे कहा जाएगा कर्वीलिनियर। अगर आपने जैवलिन थ्रो किया है, अगर आपने लॉन्ग जंप, आपने अपने आप को रिलीज किया है, हाई जंप, लॉन्ग जंप, डिस्कस, शॉर्ट पुट, जैवलिन, ये जितने भी एग्जाम्पल, जो भी चीज हवा में रिलीज होती है, किसी एंगल पर रिलीज होती है, तो वो कौन सा शेप बनाती है, कौन सा पाथ बनाती है? कर्वीलिनियर पाथ बनाती है। ठीक है, तो ये शेप आप कर्वीलिनियर, ये भी लीनियर में ही आएगा क्योंकि अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एंगुलर में और सर्कुलर में क्या डिफरेंस है? If a body is moving in a circular path with axis and radius in between, अगर कोई भी बॉडी एक सर्कुलर पाथ कवर कर रही है, बीच में एक्सिस है और उसमें रेडियस भी है, तो ये एंगुलर मोशन कहा जाएगा। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ कवर कर रही है विदाउट एक्सिस, विदाउट रेडियस, तो उसे सर्कुलर मोशन कहा जाएगा। इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आप यहां पर एग्जांपल लेते हैं हैमर थ्रो का। अब हैमर थ्रो में यहां पर जो हैमर है वो सर्कुलर पाथ ट्रेवल कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। उसमें रेडियस है, वो जो स्ट्रिंग है और जो आपका हाथ है, ये रेडियस का ही तो काम कर रहा है, बिल्कुल है। तो ये एंगुलर मोशन कहलाया जाएगा। ठीक है, और देखिए एक शॉर्टपुट है और एक शॉर्टपुट है और एक हैमर है। तो शॉर्टपुट और हैमर में अगर मैं आपसे पूछूं कि एंगुलर मोशन किस में ज्यादा होगा, एंगुलर मोशन किस में ज्यादा होगा, तो एक चीज याद रखिएगा कि जो फोर्स है, जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा मोशन। ये बात समझ पा रहे हैं? अब फोर्स भी 2 टाइप का है, लीनियर और एंगुलर। अगर आपने लीनियर फोर्स पुश किया, अगर किसी को आपने पुश किया फिर पुल किया, तो डेफिनेटली उसमें मोशन भी वैसा ही होगा। जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा मोशन। ये है डायरेक्ट रिलेशनशिप। क्या है ये? डायरेक्ट रिलेशनशिप। और एक रिलेशनशिप और मैं आपको बताता हूं, वो ये कि लीनियर का एंगुलर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इफ इट इज अ लीनियर फोर्स और एंगुलर फोर्स, तो ये डायरेक्टली रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन डायरेक्टली रिलेटेड है, लीनियर फोर्स और एंगुलर फोर्स डायरेक्टली रिलेटेड है। क्लियर है यहां तक? ओके, अगर ये क्लियर है तो अगर मैं यहां पर एंगुलर फोर्स लिख दूं, एंगुलर फोर्स, तो जितना ज्यादा एंगुलर फोर्स उतना ही ज्यादा एंगुलर मोशन। ये बात भी समझ में आ रही है? तो एंगुलर फोर्स को क्या कहते हैं? टॉर्क। तो एंगुलर फोर्स को कहा जाता है टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू रेडियस। ठीक है, तो ये चीज आप देखिएगा। अगर मैंने आपको पूछा कि किस में एंगुलर मोशन ज्यादा होगा, अब अगर आपने ये सब लिख लिया तो मैं इसको रब कर दे रही हूं।
ये थोड़ा सा ना फिजिक्स यहाँ पर जब ऐड होती है तो फॉर्मूलेज, इसका यूनिट, ये सब चीजें ऐड होती है तो कई बार स्टूडेंट्स को लगता है ये बड़ा डिफिकल्ट है, बट अगर आपको फॉर्मूलेज याद हो गए ना फिर ये डिफिकल्टी खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि किस में एंगुलर मोशन ज्यादा है, शॉर्टपुट में या फिर हैमर में। तो आप ये मान लीजिएगा कि किसमें एंगुलर मोशन ज्यादा है, तो एंगुलर मोशन का मतलब है किसमें आप ज्यादा एंगुलर फोर्स लगा पा रहे हैं। तो जिसमें ज्यादा एंगुलर फोर्स उसमें ज्यादा एंगुलर मोशन। एंगुलर फोर्स मतलब टॉर्क, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू रेडियस। मतलब आप ये मान लीजिएगा कि जितना ज्यादा रेडियस उतना ज्यादा टॉर्क, और जितना ज्यादा टॉर्क उतना ज्यादा एंगुलर मोशन। हम यही तो सवाल है कि किसमें एंगुलर मोशन ज्यादा है, तो जिसमें ज्यादा टॉर्क होगा उसमें ज्यादा एंगुलर मोशन। तो टॉर्क के लिए जितना ज्यादा रेडियस उतना ज्यादा टॉर्क। अब खुद आप आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि शॉर्टपुट में टॉर्क ज्यादा लगा रहे हैं आप या हैमर में टॉर्क ज्यादा लगा रहे हैं। मुझे एक बार कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। मुझे लगता है आंसर आपको समझ में आ गया होगा। रेडियस आप जानते हैं किसमें ज्यादा है, ठीक है, बढ़िया। तो ये तो हो गया एंगुलर मोशन की बात। प्लस आपकी खुद की बॉडी में कोई भी एक्शन अगर आप करते हैं तो कोई भी एक्शन के लिए आप जानते हैं कोई भी एक्शन तीन वजह से होता है। पहला जॉइंट्स, दूसरा बोन्स, तीसरा मसल्स। तो अगर जॉइंट्स हैं तो डेफिनेटली जॉइंट्स किसका काम कर रहे हैं, फलक्रम या एक्सिस कह सकते हो आप, या फिर पिवट कह सकते हो आप। तो ये एक्सिस के अराउंड जो है वो मूवमेंट हो रहा है, और जितने भी आपकी बॉडी के एक्शंस होंगे जो कि जॉइंट्स के अराउंड हो रहे हैं, एक्सिस के अराउंड हो रहे हैं, तो ये भी एंगुलर मोशन में काउंट किया जाएगा। इफ यू आर डूइंग लाइक दिस वॉट एवर, या लाइक दिस रोटेशन या सर्कमडक्शन, कोई भी आप अगर मूवमेंट करते हैं तो ये मूवमेंट एंगुलर मोशन ही कहलाया जाएगा। आप रनिंग कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, कोई भी एक्शन कर रहे हैं तो ये एंगुलर मोशन कहलाया जाएगा, बिकॉज सारे के सारे मूवमेंट्स कहां से हो रहे हैं, एक्सिस से हो रहे हैं। अब अगर एक्सिस से नहीं होंगे तो क्या कहलाया जाएगा, सर्कुलर मोशन कहलाया जाएगा। ये भी समझ में आ रहा है, डन। तो अगर सर्कुलर मोशन का आपको समझ में आया तो ये एंगुलर मोशन होगा या सर्कुलर मोशन होगा। अब यहां पे कहीं पर भी एक्सिस है नहीं, कार एक सर्कल में घूम रही है तो ये हो गया आपका सर्कुलर मोशन। हिंदी में से कहते हैं मौत का कुआं, अ वेल ऑफ डेथ। इंग्लिश में मजा नहीं आ रहा, हिंदी में आएगा मौत का कुआं, ठीक है। तो ये है राइट, तो ये है सर्कुलर मोशन। अब यहीं पर आपने अगर आप मेले में गए होंगे तो मेले में बच्चों के लिए घोड़ा गाड़ी होती है जो घूमती है, उसके बीच में एक्सिस होता है, बीच में रेडियस होता है, दैट इज एंगुलर मोशन। जो आपने नाव वाला झूला झूला होगा, नाव वाला झूला, तो दैट इज एंगुलर मोशन, ठीक है ना। और जो नाव वाला झूला है, एंगुलर मोशन का बेस्ट एग्जांपल है ऑसिलेटरी मोशन, जो यहां पे तीसरी कैटेगरी है ऑसिलेटरी मोशन। द बेस्ट एग्जांपल इज लाइक अ पेंडुलम, और दूसरा एग्जांपल मैंने आपको दिया दैट नाव वाला झूला जो है ना। ये दो एग्जांपल बेस्ट होंगे कि जो भी मोशन है वो टू एंड फ्रो, दैट मीन्स जा रहा है आ रहा है, जा रहा है आ रहा है। तो ये वाले जो मूवमेंट होते हैं, जैसे पेंडुलम, आपने किसी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग से पकड़ लिया, उसको आप घुमा रहे हैं, हिप्नोटाइज करते हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो इधर उधर घूम रहा है। इस मूवमेंट को कहा जाता है, इस मोशन को कहा जाता है ऑसिलेटरी मोशन। डन। तो ये आपको मोशन समझ में आ रहा है, बढ़िया। हम अब बात करेंगे बायोमैकेनिक्स की, और बायोमैकेनिक्स में मैंने आपको बताया कि ये डायनामिक्स की दो ब्रांचेस हैं। डायनामिक्स में दो ब्रांचेस हैं, काइनेमैटिक्स एंड काइनेटिक्स। अब फिर से मैं एक बार क्लियर कर दूं आपको, बायोमैकेनिक्स की दो ब्रांचेस हैं। पहला स्टैटिक और डायनामिक, और फिर डायनामिक्स की दो ब्रांचेस हैं, काइनेमैटिक्स एंड काइनेटिक्स, ठीक है, ये भूलना मत, इंपॉर्टेंट है। काइनेमैटिक्स में किन किन चीजों को स्टडी किया जाएगा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स, इनर्शिया, मास, वेट, इंपल्स, प्रेशर, मोमेंटम, ये किस में स्टडी किया जाएगा, काइनेटिक्स में। तो काइनेमैटिक्स में हम मोशन को डील करते हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है, मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, डिस्टेंस इज द टोटल एरिया कवर्ड बाय द बॉडी, displacement the shortest area covered by the body,
दोनों की यूनिट है मीटर एंड सेंटीमीटर। ठीक है, ये समझ में आया? ओके। इसके बाद हम बात कर रहे हैं स्पीड एंड वेलोसिटी की। स्पीड एंड वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला याद हो गया, मीनिंग आपको अपना समझ में आ जाएगा। स्पीड और वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। जो डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन है ये स्पीड में आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन ये वेलोसिटी में आ रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है? स्पीड इज द टोटल एरिया कवर्ड बाय द बॉडी इन मिनिमम टाइम, वो स्पीड है। द शॉर्टेस्ट एरिया कवर्ड बाय द बॉडी इन मिनिमम टाइम, ये वेलोसिटी है। क्लियर डिफरेंस? तो अगर आपको फॉर्मूला समझ में आ गया तो इसकी यूनिट भी समझ में आ जाएगी। क्या होगी यूनिट? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किस में लिखते हैं? मीटर में लिखते हैं, अपॉन टाइम सेकेंड। तो ये बन गया आपका मीटर पर सेकेंड। किसका हो गया ये हो गया स्पीड और वेलोसिटी का। डन। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की। तो जो एक्सेलरेशन है इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। डेल्टा वी अपॉन टी भी लिख सकते हैं या फिर v माइनस यू अपॉन टी भी लिख सकते हैं। मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकिंग। जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करता है तो जब जहां से उसने शुरू किया वो रिलेट करेंगे इनिशियल वेलोसिटी, और जहां पे उसने खत्म किया वो रिलेट करेंगे फाइनल वेलोसिटी। सो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के बीच में कितना डिफरेंस है और कितने टाइम में वो कवर किया गया है, इसे कहा जाता है एक्सीलरेशन। फॉर्मूला समझ में आ रहा है? अब अगर फॉर्मूला समझ में आया तो क्या होती है इसकी यूनिट? इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको लिख लीजिएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला और यूनिट, ये दो चीजें ही समझ में आनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद जब हम लोग बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका क्या मतलब है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपने या तो ऊपर थ्रो किया हवा में, या कोई भी ऑब्जेक्ट जो ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो ग्रेविटी की वजह से आ रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है उसे कहा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसकी यूनिट और एक्सेलरेशन की यूनिट सेम ही होती है। इसको आप डिनोट करते हैं ए के साथ और इसको डिनोट करते हैं जी के साथ। कई बार आपने इसको माइनस जी भी देखा होता है, माइनस जी, विच मीन्स जब ऑब्जेक्ट को आप नीचे से ऊपर रिलीज करते हैं तो दैट इज माइनस जी, मतलब जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव है। तो डायरेक्शन नेगेटिव क्यों है? क्योंकि ऑब्जेक्ट ग्राउंड से अवे जा रहा है तो वो नेगेटिव। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा टुवर्ड्स ग्राउंड, टुवर्ड्स ग्रेविटी, तो आएगा पॉजिटिव। ये डिफरेंस आएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है? -9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर लिखा हुआ है तो समझना ऑब्जेक्ट इसी स्पीड के साथ, इसी एक्सेलरेशन के साथ नीचे से ऊपर जा रहा है, और यहां पे लिखा होगा पॉजिटिव, तो समझ जाना किसकी बात कर रहा है? कोई ऑब्जेक्ट इतनी ही स्पीड के साथ ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, ये भी समझ में आ रहा है? ओके। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, ये है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। बाकी डिस्टेंस, स्पीड, ये है स्केलर क्वांटिटी। क्या है ये? स्केलर क्वांटिटी। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज? स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज है जिसमें केवल मास और मैग्नीट्यूड की बात की जाती है, कितना अमाउंट ऑफ बॉडी ट्रेवल कर रहा है, ये आता है स्केलर में। कितना अमाउंट ऑफ बॉडी किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है ये आता है वेक्टर में। वेक्टर ज्यादा स्पेसिफिक है, ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। अगर कोई भी क्वांटिटी, अगर मैं आपको बोलूं अगर एथलीट है, एथलीट 100 मीटर ट्रेवल कर रहा है तो ये आ गया स्केलर में। अगर एथलीट 100 मीटर ट्रेवल कर रहा है टुवर्ड्स ईस्ट तो ये आ गया वेक्टर में। लॉन्ग जंप, जितने भी एथलेटिक इवेंट अगर आप देखेंगे, लॉन्ग जंप, हाई जंप, तो ये सब इसमें यूज की जाती है वेक्टर क्वांटिटीज, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी है। वहां पे मेंशन करना पड़ता है कि आप किस डायरेक्शन में रिलीज कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सो दैट इज द रीजन आप स्पोर्ट्स में वेक्टर क्वांटिटीज ज्यादा यूज करते हैं। तो यहां पर यूज होगा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये चीजें ज्यादा यूज की जाती हैं स्पोर्ट्स में। रीजन? क्योंकि आपको अमाउंट
और डायरेक्शन दोनों से ही मतलब है, ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, ओके। इसी के साथ ही हम लोग बात कर रहे हैं काइनेटिक्स, और मैं यहाँ पे आपको सिखा नहीं रही हूं, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। ये क्रैश कोर्स चल रहा है, मैं एक वीडियो में मैक्स टू मैक्स चीजें कवर करने की कोशिश कर रही हूं, तो मैं आपको ये पूरी चीज सिखा नहीं रही हूं। सिखाने के लिए बहुत टाइम लगता है, मुझे लगता है कि आपको पता है और आप मेरी तरीके से मेरे थ्रू रिवाइज कर रहे हैं ये। अदरवाइज स्केलर और वेक्टर अपने आप में एक पूरा वीडियो इस पे मैं बना सकती हूं। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा कि आप चाहो कि मैं एक वीडियो में आपको समझा भी दूं तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो आप इस चीज को जरूर रिलेट करिएगा कि मैं आपको जो पढ़ा रही हूं ये एक रिवीजन के तौर पर है। ठीक है जी। ओके, सो काइनेटिक्स में आता है फोर्स, इनर्शिया, मास, वेट, इंपल्स, प्रेशर, मोमेंटम। अब एक करके इसका भी फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? m इंटू ए, दैट मीन्स मास इंटू एक्सेलरेशन, और इसकी यूनिट है या तो न्यूटन लिख सकते हो आप, या फिर लिख सकते हो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, ये समझ में आया। इसके बाद इनर्शिया क्या है? एक प्रॉपर्टी है, एक बॉडी है, एक बॉडी की नेचर, प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक्स। इफ अ बॉडी इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस इट विल नॉट मूव नहीं करेगी जब तक उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं होगा, एंड इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है इनर्शिया। इनर्शिया डिपेंड करता है मास के ऊपर, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। अब मास और वेट क्या है? मास का मतलब है टोटल अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी। बॉडी के अंदर जो भी चीज प्रेजेंट है, चाहे फ्लूइड्स की बात करो, चाहे मास की बात करो, चाहे आप एवरीथिंग, जॉइंट्स, बोन्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स, आप हर चीज की बात करो, हर चीज आपकी बॉडी में जो भी चीज है जिसमें कुछ अमाउंट है उसे कहा जाता है मास। और इसी मास को जब आप ग्रेविटी के साथ रिलेट कर देते हैं तो ये बन जाता है वेट। मास की जो यूनिट है वो किलोग्राम है, और वेट की यूनिट और फोर्स की यूनिट सेम है। ध्यान दीजिएगा, वेट की यूनिट क्या है? वेट की यूनिट है न्यूटन एंड किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेम यूनिट फोर्स की और वेट की। तो क्या फोर्स वेट या वेट फोर्स बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। आपकी बॉडी का जितना ज्यादा वेट उतना ज्यादा फोर्स आप अप्लाई कर सकते हैं उस चीज के अंदर। ठीक है, सो ये चीज आप रिलेट जरूर करिएगा। मैं अब रब कर देती हूं। इसी के साथ ही नेक्स्ट आ गया आपका इंपल्स एंड प्रेशर। इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। कितने टाइम में कितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उसे इंपल्स कहते हैं। अगर फोर्स इनटू टाइम को रिलेट करेंगे आप, तो फोर्स की यूनिट है न्यूटन और टाइम की है सेकंड, तो ये बन गया आपका न्यूटन सेकंड, एंड दिस इज द फॉर्मूला। याद करिएगा, फोर्स इनटू टाइम। प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो है फोर्स अपॉन एरिया, कि कितना फोर्स कितने एरिया में कवर किया, कितने एरिया में अप्लाई किया जा रहा है। जितना कम एरिया उतना ज्यादा प्रेशर। तो प्रेशर भी समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो इसका यूनिट क्या हो सकता है? न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विल बी द यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, इसी के साथ ही नेक्स्ट आ गया मोमेंटम। अब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला याद होगा तो डेफिनेशन अपने आप आपको याद हो जाएगी। हाँ जी, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मोमेंटम का फॉर्मूला है, इसको हम पी के साथ डिनोट करते हैं, एम इंटू वी, डेल्टा वी, दैट मीन्स चेंज। मैं दोबारा लिख देता हूं आपके लिए, एम इंटू डेल्टा वी। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, चेंज। ठीक है, तो मास इंटू वेलोसिटी, ये है मोमेंटम। डन। इसका यूनिट क्या होगा? मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम, और वेलोसिटी का क्या है? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, तो ये बन गया आपका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर? तो ये आपके काइनेमैटिक्स एंड काइनेटिक्स के फॉर्मूलेज, यूनिट्स, ये क्लियर हो जाते हैं। मैंने क्या नहीं किया है? मैंने रिलेट नहीं किया है, मैंने आपको रिलेशनशिप नहीं समझाया है कि कौन सी चीज किसके साथ रिलेटेड है, क्योंकि अब अगर सीयूटी का एग्जाम है आपका तो मेरे अकॉर्डिंग तो शायद जरूरी नहीं होगा, क्योंकि वो चीज काफी डिटेल में चली जाती है, तो इतना काफी रहेगा आपके लिए। बट मैं चाहूंगी, क्योंकि ये टॉपिक रिलेशन के बिना अधूरा है, तो मैं चाहूंगी कि ये चीज आप जरूर एक बार पढ़ लें। ठीक है, इसी के साथ ही कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन से पहले यहां पर एक चीज और है,
एक चीज और है, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब आप सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करते हैं तो ये एक ऐसा फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट के घूमने की वजह से पैदा होता है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट आप एक सर्कुलर मोशन में या एंगुलर मोशन में मूव करते हैं तो उसकी वजह से जो दो टाइप के फोर्सेस उस ऑब्जेक्ट पर लगते हैं वो है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस चीज को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो एक नेचुरल फोर्स है जो कि नेचर में रहता ही रहता है। जब भी आप एक सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे आपके बॉडी के ऊपर ये आउटर फोर्स लगेगा ही लगेगा जो ऑब्जेक्ट को सेंटर से बाहर की तरफ मूव करवाएगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑब्जेक्ट को सेंटर से बाहर की तरफ ढकेलता है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक मैन मेड फोर्स है। सेंट्रीपिटल एक मैन मेड फोर्स है, ये हम खुद डेवलप करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ओवरकम करने के लिए। हमारा मेन पर्पस क्या है? अगर आप सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं तो आप सर्कुलर मूव कर पाए, ये आपका पर्पस है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो आप कभी भी सर्कुलर मूव नहीं कर पाएंगे, आप उसके बाहर ही निकल जाएंगे। अगर ये पाथ है तो आप बाहर निकल जाएंगे, आप कभी भी घूम ही नहीं पाएंगे अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मेन पर्पस क्या है? आप सर्कुलर मोशन या एंगुलर मोशन कर पाए, ये एक मेन पर्पस है। डन। तो अगर आप हैमर को घुमा रहे हैं तो हैमर को घुमाने के लिए आपने उसको पकड़ा हुआ है, तो जब आपने उसको पकड़ा हुआ है और जब आप एक फोर्स लगा रहे हैं तो ये है सेंट्रीपिटल फोर्स, ताकि वो जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन में घूम पाए। तो जो आप सेंट्रीपिटल फोर्स आप लगा रहे हैं वो इट इज पॉइंटिंग द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। यहां पे देख भी सकते हैं आप डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द सेंटर इज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड अवे फ्रॉम द सेंटर, जो कि नेचुरल फोर्स से लगेगा ही लगेगा, दैट इज अवे फ्रॉम द सेंटर, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये भी समझ में आ रहा है? ओके ये दो फोर्सेस हैं जो कि इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगते हैं। अब ये डेफिनेशन आप यहां पर एक बार देख लीजिएगा, और ये भी डेफिनेशन है, और ये रहे इसके फॉर्मूले यहां पे देखेगा भाई। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू ए, और ए को यहां पर इन्होंने लिख दिया है वेलोसिटी अपॉन आर, ठीक है। और जैसे कि आप जानते हैं कि लीनियर मोशन या लीनियर फोर्स का एंगुलर मोशन या फिर एंगुलर फोर्स के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो एक चीज मैंने आपको सिखाई तो नहीं है बट याद कर लीजिएगा, क्योंकि अभी याद करने का ही टाइम है आपके पास। तो यहां पर v स्क्वायर को आप ओमेगा आर भी लिख सकते हो, क्योंकि मैंने आपको केवल लीनियर मोशन और मैंने आपको लीनियर काइनेमैटिक्स और लीनियर काइनेटिक्स ही पढ़ाया है, मैंने एंगुलर नहीं पढ़ाया आपको, क्योंकि टाइम भी कम है हमारे पास और मेरे अकॉर्डिंग जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, ठीक है। तो मैंने फिर भी आपको टॉर्क वगैरह पढ़ा दिया है, थोड़ा बहुत काफी रहेगा। तो ये जो ओमेगा है दैट इज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि v स्क्वायर को आप ओमेगा आर, मतलब v को आप ओमेगा आर भी लिख सकते हो, बिकॉज v क्या है? लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर में डेफिनेटली डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, ये बात आप समझ पा रहे हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ये याद रखिएगा। तो आप v की जगह ओमेगा आर लिख सकते हो, ऊपर होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा दिया आपने अपॉन आर। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, हाँ जी भाई ऐसा भी लिख सकते हैं। और यहां से अगर आर से आर कट गया तो बचा आपका m ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये है फॉर्मूला, और ये भी लिख सकते हो और ये भी। तो दो फॉर्मूले आपके सामने हैं, यही फॉर्मूला सेंट्रीफ्यूगल का भी है, यही फॉर्मूला सेंट्रीपिटल का भी है। दोनों फॉर्मूले सेम है, क्योंकि दोनों का फोर्स जो है वो भी एक जैसे ही है, सेम ही, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है बस। बाकी फॉर्मूला समझ में आ रहा है आपको, मीनिंग समझ में आ रहा है आपको, ये सब चीजें क्लियर है? बढ़िया। तो चलिए चलते हैं आगे, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जी, तो क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Mechanics is the branch of physics that deals with the body at rest or in motion. हाँ जी, so the correct answer is both.
रेस्ट और मोशन स्टैटिक या डायनामिक दोनों में ही डील करती है। तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा सी। ओके, सेकेंड पॉइंट, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डिस्क्राइब्स द कॉज ऑफ फोर्स। भाई फोर्स का कॉज क्या है? मोशन। तो अब सवाल बनता है, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डिस्क्राइब्स द मोशन। अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, आप में से काफी लोग इसका जवाब लगाएंगे काइनेटिक्स, बट इसका आंसर काइनेटिक्स नहीं है, इसका आंसर काइनेमैटिक्स। कैसे? बिकॉज ये कान को ना घुमा के पकड़ा हुआ है। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डिस्क्राइब्स द कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन मतलब मोशन, सॉरी, कॉज ऑफ फोर्स मतलब फोर्स का कॉज क्या होगा, फोर्स का रिजल्ट क्या होगा, तो दैट इज मोशन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? काइनेमैटिक्स, क्योंकि यहां पर एक्चुअली में मोशन को डिस्क्राइब करने की बात की जा रही है। इसके बाद थर्ड पॉइंट, इन नेचर द ह्यूमन मोशन आर रोटेशनल, एंगुलर, सर्कुलेटरी या नॉन एक्सियल। देखिए यहां पर जो ज्यादा ऑप्शन, क्योंकि ये अक्सर क्वेश्चन आता है, रोटेशनल और एंगुलर, ये सवाल मैंने इसलिए दिया आपको ताकि मैं आपको बता पाऊं कि दोनों ही सही है। रोटेशनल भी लिख सकते हो आप, एंगुलर भी लिख सकते हो, क्योंकि एंगुलर को ही रोटेशनल कह सकते हो। एंगुलर मोशन को रोटेशनल मोशन आप कह सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही सही होंगे, ए एंड बी दोनों ही सही होंगे। नेक्स्ट, काइनेमैटिक एनालिसिस द इफेक्ट ऑफ। काइनेमैटिक, जो काइनेमैटिक्स मतलब स्टडी ऑफ मोशन, मोशन में जो इफेक्ट हुआ है, किस चीज का इफेक्ट हुआ है पूछा है सवाल आपसे। तो इफेक्ट हुआ है यहां पर एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द मूवमेंट्स, ठीक है। तो बॉडी पर जो एक्सटर्नल फोर्स है उसका इफेक्ट हुआ है, तब जाके मोशन हो रहा है। तो काइनेमैटिक्स एनालाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैम यहां पे मोशन क्यों नहीं आ रहा, यहां पर मोशन क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यहां पे सवाल फिर से घुमा के पूछा हुआ है। सवाल पूछा हुआ है काइनेमैटिक्स एनालाइजेस द इफेक्ट ऑफ, यहां पर पूछा था कॉज ऑफ फोर्स, तो फोर्स का कॉज क्या है? मोशन। तो एक्चुअली में मोशन की बात कर रहा है, यहां पर इफेक्ट की बात कर रहा है, और इफेक्ट क्या है? बेसिकली फोर्स की बात कर रहा है यहां पर। तो यहां पर काइनेमैटिक्स एनालाइजेस द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस एंड दैट इज बी ऑप्शन। तो यहां पे करेक्ट आंसर इसका बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया यहां पे फिफ्थ क्वेश्चन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बेटर एग्जाम्पलीफाई। जो न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन है वो क्या रिलेट करते हैं? अब नाम को देख के आपको लगेगा काइनेमैटिक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं, यहां पर करेक्ट आंसर है काइनेटिक्स। क्यों? क्योंकि यहां पर किसकी बात की जा रही है? देखो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या होता है? लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं इसको आप, एंड इट स्टेट्स दैट अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर ये ग्लास है टेबल पर ऐसे रखा है तो ये ऐसे रखा ही रहेगा। अगर कोई भी चीज ग्राउंड में या फिर कोई भी बॉल अगर ग्राउंड में रखी है तो वो रखी रहेगी जब तक आप उसको हिट ना कर दो, जब तक आप उसमें फोर्स अप्लाई ना करो। एंड द फोर्स शुड बी एक्सटर्नल, अनइक्वल, अनबैलेंस्ड। तो जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा उस ऑब्जेक्ट पे, तब वो बॉल जो है वो मूव कर पाएगी, ऑब्जेक्ट मूव कर पाएगा। तो ये किसकी बात की जा रही है? फोर्स की बात की जा रही है, नंबर वन। नंबर टू, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू एम इनटू ए। अभी भी किसकी बात की जा रही है? फोर्स की बात। भाई फोर्स अप्लाई होगा तब बॉडी एक्सेलरेट करेगी। न्यूटन्स थर्ड लॉ किसकी बात कर रहे हैं? एक्शन एंड रिएक्शन। तो अभी भी एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स की बात कर रहे हैं। तो यहां पर ये तीनों चीजें फोर्स को रिलेट कर रही हैं, तो दैट इज द करेक्ट आंसर काइनेटिक्स, ठीक है जी। लीनियर मोशन इज ऑल्सो नोन एज, तो लीनियर मोशन को और क्या कह सकते हैं यहां? तो लीनियर मोशन को आप ट्रांसलेटरी मोशन भी कह सकते हैं। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। ड्यूरेशन इज अ मेजर ऑफ, जो ड्यूरेशन है वो एक्चुअली में क्या चीज मेजर करता है? एंड द करेक्ट आंसर इज टाइम। टाइम, ड्यूरेशन, अदरवाइज डिस्टेंस में आएगा एरिया कितना कवर किया जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब द टोटल एरिया कवर्ड बाय द बॉडी, डिस्प्लेसमेंट is the shortest area covered by the body, and the force is the amount of force। और जो भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पुश और पुल करने के लिए जो अप्लाई करते हैं उसे फोर्स कहा जाता है, ठीक है। तो करेक्ट है यहाँ पर सेवेंथ। उसके बाद और भी है, स्पीड को अगर आपको इंडिकेट करना है तो किस में इंडिकेट होगा? किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सेकंड नहीं आएगा, अगर किलोमीटर है तो आर के साथ जाएगा, अगर मीटर है तो जाएगा
सेकंड के साथ। तो यहां पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद बोथ, फिर से आ गया, हाँ जी सही है। इसके बाद द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डिस्क्राइब द कॉज ऑफ फोर्स। अब ये आप देंगे जवाब, मैंने एक बार ऑलरेडी आपको बता दिया है, अब आप जवाब देंगे, ठीक है। उसके बाद एट द टाइम ऑफ रिलीज, मैंने ये चीज शायद आपको मैं पढ़ाना भूल गई। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3, ये 3 कंडीशंस हैं, याद रखिएगा। इफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ग्रेटर देन सेंट्रीपिटल फोर्स, ऑब्जेक्ट विल मूव अवे फ्रॉम सेंटर, ठीक है। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स से तो ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ मूव करेगा। नेक्स्ट कंडीशन इज व्हेन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ऑब्जेक्ट विल मूव इन सर्कुलर पाथ। तो जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ कवर करेगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। थर्ड कंडीशन है सेंट्रीपिटल फोर्स इज ग्रेटर देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऑब्जेक्ट विल स्टॉप, ऑब्जेक्ट विल स्टॉप, ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, मूव नहीं करेगा। ओके अब यहां पे क्या पूछा हुआ है, 11th क्वेश्चन पूछा हुआ है एट द टाइम ऑफ रिलीज ऑफ डिस्कस, डिस्कस के रिलीजिंग के टाइम पर कौन सी कंडीशन होगी। अब रिलीजिंग के टाइम पर क्या मतलब है, सेंट्रीपिटल फोर्स 0 हो गया है, ऑब्जेक्ट अवे, दैट मींस ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम द सेंटर, तो ये आ गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा है सेंट्रीपिटल फोर्स के, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर। अगर यहां पे सवाल पूछा होता कि ऑब्जेक्ट रुक गया है तो यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा हो जाता। अगर सवाल होता कि इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा नेक्स्ट टाइम। हाँ जी, मास एंड वेट ये 2 डायमेंशंस हैं मैटर के, अमंग देम कौन सी चीज सही होगी इसमें, बोथ मास एंड वेट चेंजेस, नो, बोथ मास एंड वेट फिक्स्ड, नो, मास इज फिक्स्ड बट वेट चेंजेस, यस, बिकॉज वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी के ऊपर, जितना ज्यादा आप अर्थ के दूर जाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा। तो यस वेट डिपेंड करता है इसके ऊपर, बट मास इन चीजों के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इट विल रिमेन द सेम ऑन द अर्थ और अवे फ्रॉम द अर्थ। तो यहां पे करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। ओके 12th के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। जी सो काइनेमेटिक पैरामीटर्स आर, तो इसमें कौन कौन से काइनेमेटिक पैरामीटर्स लग रहे हैं आपको, तो काइनेमेटिक्स में आ गया आपका वेलोसिटी, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, दैट मींस 2 3 4, तो 2 3 4 मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। डन। उसके बाद काइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ, तो काइनेटिक्स में क्या क्या चीजें आएंगी, वेलोसिटी नहीं आएगा बिकॉज ये आएगा काइनेमैटिक्स में, एक्सेलरेशन भी नहीं आएगा बिकॉज ये आएगा काइनेमैटिक्स में। अब बचा इंपल्स एंड फोर्स, दैट मींस 2 and 4, 2 and 4 सी, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट द मोशन ऑफ अ पोल वॉल्टर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन आफ्टर क्लियरिंग द बार, अगर कोई भी पोल वॉल्टर है वो अगर ऊपर से नीचे मतलब बार क्लियर करने के बाद ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये किस टाइप का मोशन है, तो यहां पे करेक्ट आंसर होगा इसका रेगुलरली एक्सेलरेशन मोशन, बिकॉज दैट पर्सन बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स कंटिन्यूअसली उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है कांस्टेंट रेट पर। तो रेगुलरली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है कि कॉन्स्टेंटली अगर आपकी स्पीड या तो इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है, इसे कहा जाता है रेगुलरली एक्सेलरेटेड मोशन। इरेगुलर डीएक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है स्पीड इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, तो ये तो नहीं होगा। डी एक्सेलरेशन का मतलब है स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो स्पीड डिक्रीज भी नहीं हो रही है। रेगुलर मोशन का मतलब है कि स्पीड कांस्टेंट है, रेगुलर मतलब स्पीड कांस्टेंट है, ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, तो ए भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। ओके इसके बाद ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये रिलेट करता है आपके फॉर्मूले के साथ। मैंने जो आपको अभी फॉर्मूला बताया वो फॉर्मूला
अगर आपको समझ में आ गया है तो आप कर पाएंगे। और अभी हमने देखा कि भाई फोर्थ का सेंट्रीफ्यूगल के साथ रिलेट हो रहा है, फोर्थ का 1 एंड फोर्थ का 1 एक में दिया हुआ है, तो एक तो आपको आइडिया लगे कि भाई ए हो सकता है। एक और देखेंगे आप, एम इंटू वी, एम इंटू वी किसको जा रहा है भाई, मोमेंटम मोमेंटम मोमेंटम, ओके, एम इंटू वी मोमेंटम। उसके बाद 2 का 3, एम इंटू ए दैट इज फोर्स, उसके बाद एम इंटू जी दैट इज वेट। तो फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैंने जो आपको पढ़ाया काफी रहेगा आपके लिए, ठीक है। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। इसके बाद चलते हैं आगे, अब हम लीवर्स की बात करेंगे। ऑलमोस्ट हाफ टॉपिक आपका हो गया है। वीडियो अगर पूरा देख लिया आपने, और प्लस मैंने जो आपको वीडियोस बताए हैं कि जो वीडियोस मेरे एप्लीकेशन पे हैं वो अगर आपने देख लिए, जो मैंने मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल करवाए हुए हैं वो अगर आपने प्रैक्टिस कर तो मेरे अकॉर्डिंग आपका बढ़िया एग्जाम निकल जाएगा, अच्छा रिवीजन आपका हो जाएगा मेरे तरफ से। अगर ये एफर्ट आपको अच्छा लगेगा तो मुझे जरूर एक बार कमेंट करेगा कि मेरे एफर्ट से कितना आपको बेनिफिट हुआ। मतलब मेरे लिए इतना काफी है, क्योंकि हमारी कोशिश है कि अगर इस कोशिश से आपका एग्जाम बढ़िया हो जाए, इस कोशिश से अगर आपको मास्टर्स में एक बढ़िया यूनिवर्सिटी मिल जाए, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। तो ये कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा जब भी ऐसा अगर हुआ तो, ठीक है। और कितना एग्जाम इन चीजों से रिलेट हुआ, कि जो एग्जाम आपका होगा वो एग्जाम कितना आपके लिए बेनिफिशियल रहा, ये कंटेंट आपके लिए, वो भी एक बार कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ओके चलिए फिर चलते हैं आगे। ओके चलिए, सो नेक्स्ट आ गया आपका लीवर सिस्टम। अब लीवर सिस्टम का मेन पर्पस है कि ये आपके ह्यूमन जो आपके मूवमेंट्स हैं, उस ह्यूमन मूवमेंट्स के लिए आपका या तो फोर्स या तो स्पीड या तो बैलेंस का एडवांटेज प्रोवाइड करता है। आप कोई भी मूवमेंट करते हैं, उस मूवमेंट का मेन पर्पस होता है या तो आप स्पीड के लिए मूव कर रहे हैं, या तो आप फोर्स के लिए मूव कर रहे हैं, या तो आप बैलेंस के लिए मूव कर रहे हैं। तो लीवर्स अगर आप यूज करते हैं या आपकी बॉडी में आप लीवर्स खुद बनाते हैं, तो उसका एडवांटेज होता है इन चीजों के लिए। अगर आप बाहर से कोई टूल यूज कर रहे हैं तो वो भी एक लीवर का काम कर सकता है, और लीवर का मेन पर्पस यही हो कि आपके एफर्ट को कम कर दे। लीवर्स आर द सिंपल मशीन्स विच आर यूज्ड टू मिनिमाइज द एफर्ट ऑफ अ पर्सन, जो उसको यूज कर रहा है उसके लिए। बट लीवर के लिए कुछ चीजें होना जरूरी है। लीवर तभी यूज हो पाएगा अगर एक्सिस है प्लस रेडियस है। अगर एक्सिस और रेडियस है तो ही आप लीवर सिस्टम यूज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अगर कोई भी सिंपल चीज है जिसमें एक्सिस के बिना अगर आप कोई भी, क्योंकि अगर आपकी ह्यूमन बॉडी है तो वहां पे तो एक्सिस भी है और रेडियस भी है। एक्सिस क्या है, जॉइंट्स, और रेडियस क्या है, आपके बोन्स। तो ये दोनों की वजह से आपका बॉडी मूव तो करेगा ही करेगा। बट अगर कोई भी चीज आप यूज कर रहे हैं, कोई भी चीज, एनीथिंग एनीथिंग वट एवर यू आर यूजिंग, एनी इक्विपमेंट इफ यू आर यूजिंग, बट अगर उसमें जॉइंट्स नहीं है या फिर उसमें रेडियस नहीं है, तो वहां पर आपको लीवर का एडवांटेज नहीं मिलेगा, लीवर सिस्टम वहां पे यूज नहीं हो पाएगा। तो यही चीजें हैं, और लीवर सिस्टम का मेन पर्पस है। अब एक्सिस है और अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली यहां पर रोटेशनल फोर्स की बात की जा रही है, और रोटेशनल फोर्स को क्या कहा जाता है, टॉर्क। आप इसको टॉर्क कहते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज वाई इसे हम क्लासिफाइड सिस्टम्स ऑफ टॉर्क के साथ रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब लीवर सिस्टम के लिए क्या क्या चीज जरूरी है, फलक्रम जरूरी है, मूवमेंट आर्म और रेसिस्टेंस आर्म। और मूवमेंट आर्म और रेसिस्टेंस आर्म क्या है, ये वही रेडियस की बात कर रहे हैं। रेडियस, रेडियस का मतलब क्या होता है, द एरिया फ्रॉम द एक्सिस एंड द लाइन ऑफ मोशन। तो लाइन ऑफ फोर्स, सॉरी लाइन ऑफ फोर्स जो है, जो जहां पे लाइन ऑफ फोर्स अप्लाई हो रहा है, वहां से लेकर जो फिक्स्ड एक्सिस है उसके बीच का जो एरिया है उसे रेडियस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फलक्रम क्या है, एक्सिस। अब ये तीन चीजें होना जरूरी है तभी आप इसको लीवर कहेंगे। मैंने आपको पहले बता दिया था
या तो एक्सिस और रेडियस, ये दो चीजें होना जरूरी है। इसका डायग्राम देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, ये डायग्राम है इसका। दिस इज क्लास 1 लीवर, दिस इज क्लास 2 लीवर एंड दिस इज क्लास 3 लीवर। ओके, तो क्लास 1 लीवर में इतना आपको समझ में आ रहा है कि फल्क्रम इज इन बिटवीन। फल्क्रम क्या है? एक्सिस। एक्सिस आर द फिक्स्ड पॉइंट्स जहां से मूवमेंट होती है, बट जो मूव नहीं करते, दे आर फिक्स्ड। इवन जब आप डंबल्स करते होंगे जिम में, तो अगर आप डंबल्स कर रहे हैं तो जो मूवमेंट हो रहा है वो एल्बो जॉइंट से हो रहा है। तो एल्बो आप ऐसे ऐसे नहीं करते, एल्बो शुड बी फिक्स्ड। इसे फिक्स करना क्यों जरूरी है? बिकॉज ये जॉइंट है, ये फल्क्रम है, ये फिक्स्ड एक्सिस है। तो जब भी आप मोशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो एक्सिस विल बी फिक्स्ड। ओके, सो ये फिक्स्ड पॉइंट है, और अगर ये फिक्स्ड पॉइंट बीच में है तो ये क्लास 1 लीवर है। अगर बीच में रेजिस्टेंस है, या फिर इसको लोड भी कह सकते हैं, तो ये क्लास 2 लीवर है। अगर फोर्स है तो ये क्लास 3 लीवर है। ठीक है, साइड में कुछ भी हो सकता है, साइड में एफर्ट और फुलक्रम, कहीं पर भी आप इसको मेंशन कर सकते, लेकिन बीच वाली चीज बीच में होनी चाहिए। तो ये क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 लीवर को रिलेट करेगा। नाउ द एरिया बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट एंड द रेजिस्टेंस इज नोन एज रेजिस्टेंस आर्म, एंड द एरिया बिटवीन फुलक्रम एंड फोर्स इज नोन एज फोर्स आर्म। अब यहां पर हम बात करेंगे एडवांटेज की। कौन सा एडवांटेज किस में हो रहा है? ध्यान दीजिएगा, जब आप क्लास 1 लीवर की बात करते हैं तो क्लास 1 लीवर में एडवांटेज तीनों का मिलता है। तीनों का मतलब, नंबर 1 बैलेंस, नंबर 2 फोर्स, एंड नंबर 3 स्पीड। तो जब आप बैलेंस के एडवांटेज की बात करते हैं वो तब मिलेगा जब फोर्स आर्म इक्वल होगा रेजिस्टेंस आर्म के, तब आपको एडवांटेज मिलेगा बैलेंस का। फोर्स का एडवांटेज तब होगा जब फोर्स आर्म ज्यादा होगा रेजिस्टेंस आर्म से, और स्पीड का एडवांटेज तब मिलेगा जब रेजिस्टेंस आर्म ज्यादा होगा फोर्स आर्म से। ओके, तो आप देखिए यहां पर कि जो क्लास 1 लीवर है उसमें तीनों के एडवांटेज मिलते हैं। अगर ये फुलक्रम बीच में है और रेजिस्टेंस आर्म, फोर्स आर्म इक्वल है, तो एडवांटेज मिलेगा बैलेंस का। अगर फुलक्रम को आपने हल्का सा यहां शिफ्ट कर दिया, यहां शिफ्ट कर दिया, तो अभी भी है तो ये क्लास 1 लीवर ही, अभी भी है तो ये क्लास 1 लीवर ही, लेकिन अब यहां पर रेजिस्टेंस आर्म छोटा हो गया है, रेजिस्टेंस आर्म छोटा हो गया है और फोर्स आर्म बड़ा हो गया। तो अब किसका एडवांटेज देगा? फोर्स का देगा एडवांटेज। और ये चीज अगर फुलक्रम यहां से यहां शिफ्ट हो जाए, फुलक्रम यहां से यहां शिफ्ट हो जाए, तो यहां पे अब फोर्स आर्म छोटा हो गया है और रेजिस्टेंस आर्म ज्यादा हो गया है। नाउ द फोर्स आर्म विल बी लेसर देन रेजिस्टेंस आर्म, और ये किसका एडवांटेज देगा? स्पीड का। तो ये तीनों का एडवांटेज दे सकता है। मतलब आपको जो भी एडवांटेज चाहिए होगा, एक्सिस को अगर आपने शिफ्ट कर दिया है, वो अभी भी बीच में, क्लास 1 लीवर है वो अभी भी बीच में, शिफ्ट कर दिया, तो डेफिनेटली ये किसका एडवांटेज देगा? ये एडवांटेज देगा आपके तीनों का, है ना। वो शिफ्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, मान लीजिए यू आर थ्रोइंग अ बॉल, यू आर ओवरआर्म थ्रो कर रहे हो आप बास्केटबॉल में। तो बास्केटबॉल में अगर आप ओवरआर्म थ्रो करोगे या फिर शूटिंग करोगे, तो कैसे करोगे? सोचो, ओवरआर्म शूटिंग कैसे करोगे आप? ऐसे करोगे, ऐसे ऐसे, है ना। जब आप ओवरआर्म शूटिंग करोगे तो आप क्लियरली एक बात देख पा रहे हो कि ओवरआर्म शूटिंग में जो फोर्स है वो लग रहा है ट्राइसेप्स से। ट्राइसेप्स विल एक्ट एज अ फोर्स, एंड आपने बॉल को पकड़ा हुआ है तो ये हो गया लोड, है ना, ये हो गया लोड। अब ये जो एरिया है, फोर्स यहां से लग रहा है, एक्सिस क्या हो गया? बेसिकली एक्सिस हो गया आपका एल्बो। एल्बो विल बी द एक्सिस बिकॉज यू आर मूविंग योर बॉडी, यू आर मूविंग योर हैंड थ्रू योर एक्सिस। तो जब आप ये इस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं तो ये फोर्स लग रहा है, फोर्स बीच में फुलक्रम और ये लोड। तो आप क्लियरली एक बात देख पा रहे हैं कि जो लोड आर्म है वो फोर्स आर्म से ज्यादा है। तो यहां पर आपको ये क्लास 1 लीवर है क्योंकि फुलक्रम बीच में है, साइड में एफर्ट और साइड में लोड।
ये क्लास 1 लीवर है, लेकिन एडवांटेज किसका होगा? एडवांटेज होगा स्पीड का, मतलब आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इस मूवमेंट के लिए, आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके आप वो कर पाएंगे। ज्यादा फोर्स क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि फोर्स आर्म छोटा है, तो जो जितना छोटा फोर्स आर्म उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और जितना बड़ा फोर्स आर्म उतना कम फोर्स लगाना पड़ेगा। मान लीजिए ये एक रेंच है, एक रेंच आप यूज कर रहे हैं, एक रेंच आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, और ये स्क्रू है। तो अगर आपको रेंच यूज करनी है तो कौन सी वाली रेंच यूज करेंगे आप? 3 टाइप की रेंच है आपके पास। आपको स्क्रू को खोलना है, अब जितना बड़ा स्क्रू उतनी बड़ी रेंच। क्यों भाई रेंच बड़ी क्यों हो रही है? क्योंकि आप ज्यादा दूर से, जितना ज्यादा दूर से फोर्स लगाएंगे, जितना ज्यादा दूर से फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा एडवांटेज होगा फोर्स का। गेट द पॉइंट? तो भाई अगर आप दूर से फोर्स लगा रहे हैं, अगर आप दूर से फोर्स लगा रहे हैं तो इसका मतलब है फोर्स आर्म बढ़ गया। तो जितना ज्यादा फोर्स आर्म उतना ज्यादा आपको एडवांटेज मिलेगा फोर्स का। क्लियर? ये 2 एग्जांपल समझ में आ रहे हैं आपको? ओके, अब ये अगर 2 एग्जांपल समझ में आए तो बताइए जो क्लास 2 लीवर है उसमें किसका एडवांटेज होगा? तो क्लास 2 लीवर में फोर्स आर्म ज्यादा है, रेसिस्टेंस आर्म छोटा है, तो फोर्स आर्म अगर ज्यादा है रेसिस्टेंस आर्म से तो किसका देगा एडवांटेज? फोर्स का देगा एडवांटेज। डन। सेम विद दैट, अगर क्लास 3 लीवर की बात कर रहे हैं तो फोर्स आर्म छोटा है रेसिस्टेंस आर्म से, तो ये किसका एडवांटेज देगा? ये देगा एडवांटेज स्पीड का। ठीक है जी, ये ठीक है, ये 2-3 चीजें आपको समझने वाली बात है, ठीक है। ओके, इसके बाद देखिए मैकेनिकल एडवांटेज का ये फॉर्मूला कई बार एग्जाम में आता है। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला है फोर्स आर्म अपॉन रेसिस्टेंस आर्म, फोर्स अपॉन रेसिस्टेंस आर्म। तो ये एक फॉर्मूला याद रखेगा। मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब है कि कोई भी टूल अगर आप यूज करें तो वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल है फोर्स के रिलेटेड। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें आप फोर्स का एडवांटेज वो आपको दे रहा है तो ही मैकेनिकल एडवांटेज होगा, अदरवाइज मैकेनिकल एडवांटेज नहीं होगा। तो ये बात क्लियरली समझ पा रही है कि क्लास 1 और क्लास 2 ही 2 टाइप के क्लासेस ऑफ लिवर हैं जो आपको मैकेनिकल एडवांटेज देंगे, क्योंकि यही 2 ऐसे क्लास ऑफ लिवर हैं जिसमें फोर्स का एडवांटेज होगा, स्पीड का एडवांटेज नहीं, सॉरी फोर्स का एडवांटेज होगा, फोर्स आर्म बड़ा होगा, और मैकेनिकल एडवांटेज या तो 1 या फिर 1 से ज्यादा। अगर एग्जैक्टली 1 है तो ये देगा एडवांटेज बैलेंस का। तो मैकेनिकल एडवांटेज के लिए आपका आंसर 1 से ऊपर आना चाहिए, और 1 से ऊपर तभी आएगा जब फोर्स आर्म ज्यादा होगा रेसिस्टेंस आर्म से, तभी 1 से ऊपर आंसर जाएगा। ठीक है, तो ये तब होगा या तो फर्स्ट क्लास लीवर की बात करें या फिर आप सेकंड क्लास लीवर की बात करें तब। इसके साथ एक और फॉर्मूला है, इसका एक और फॉर्मूला है, ये देखिए ये फॉर्मूला एक तो मैंने बता दिया आपको, और एक फॉर्मूला और है F इंटू एफ ए और R इंटू आर ए। एक बार देख लीजिएगा, F अगर दिया है तो ये बेसिकली लीनियर फोर्स की बात नहीं कर रहा है, ये एंगुलर फोर्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ये टॉर्क की बात कर रहा है, टॉर्क। F इंटू एफ ए दैट मीन्स फोर्स आर्म, R मतलब रेसिस्टेंस लोड, और आर ए मतलब रेसिस्टेंस आर्म। तो अगर ये दिया हो तो पुट करिएगा एंड यू विल गेट द आंसर। तो ये 2 चीज याद रखिएगा। और मैंने जैसे आपको बताया कि आपकी बॉडी में बोन्स का काम, बोन्स किसका काम करे? लीवर आर्म का काम करे। जितनी लंबी हड्डी उतना ज्यादा एडवांटेज, इसीलिए हाइट का एडवांटेज होता है आपके हमारे स्पोर्ट्स में। तो अगर हाइटेड पर्सनैलिटी है तो ज्यादा फोर्स अप्लाई कर पाएंगे क्योंकि लीवर आर्म बढ़ गया, बोन्स एंड लॉन्ग बोन्स ही लीवर्स के लिए यूज होती हैं। जॉइंट्स काम कर रहे हैं पिवट का, और मसल्स काम कर रहे हैं एफर्ट का, फोर्स का, और लोड किसका काम कर रहा है? वेट, बॉडी वेट लोड। ठीक है, इन जनरली आपकी बॉडी में क्लास 3 लीवर्स यूज होते हैं फिजिकल एक्टिविटीज में। क्लास 3 लीवर का मतलब है आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, स्पीड का एडवांटेज आपको मिलता है। ठीक है, आई थिंक आपको ये लीवर सिस्टम यहां पर समझ में आया होगा। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोजेक्टाइल मोशन। एंड प्रोजेक्टाइल मोशन एक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनेंगे तो यहां से सवाल जरूर बन सकता है। बेसिकली जब भी कोई ऑब्जेक्ट हवा में किसी एंगल पर
रिलीज होता है तो उस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल कहा जाता है। अब अगर आप खुद अपनी बॉडी की बात करें तो अगर आप किसी एंगल पर रिलीज होते हैं, जैसे कि लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप, पोल वॉल्ट, तो इसमें जब आप अपनी बॉडी को रिलीज करते हैं एक एंगल पर हवा में, तो आप अपने आप को प्रोजेक्टाइल कह सकते हैं। शॉट पुट, डिस्कस, हैमर, किसी चीज को, किसी इक्विपमेंट को आप रिलीज करते हैं हवा में, तो उस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल कहेंगे। तो प्रोजेक्टाइल वो चीज है, वो बॉडी है, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हवा में रिलीज करते हैं और उसके ऊपर दो टाइप के फोर्सेस लग रहे हैं। जो वर्टिकल फोर्स लग रहा है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है वो है एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस को आप ड्रैग भी कह सकते हैं, ठीक है ना, ड्रैग भी कह सकते हैं आप। तो ये दो टाइप के फोर्सेस आप देख रहे हैं, ये है वर्टिकल फोर्स और ये है हॉरिजॉन्टल फोर्स। दोनों को आपको एंगल भी समझ में आ रहा है। जो वर्टिकल फोर्स है वो 90 डिग्री और जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो 0 डिग्री, ये भी समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। सो बॉडीज जब हवा में प्रोजेक्ट होती है तो उसे प्रोजेक्टाइल कहा जाता है। एग्जाम्पल, ये सभी शॉर्ट पुट की स्पेलिंग गलत है, शॉर्ट पुट, ठीक है। तो शॉर्ट पुट, हाई जंप, लॉन्ग जंप, सॉकर, बेसबॉल, स्काई जंपर, ये सभी के सभी एग्जाम्पल आ जाएंगे प्रोजेक्टाइल के। अब जब ये ऑब्जेक्ट हवा में किसी एंगल पर रिलीज होता है तो वो जो पाथ ट्रेवल करता है उसे कहा जाता है मोशन। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे हवा में मूव करता है तो उसे कहा जाता है प्रोजेक्टाइल का मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। ये यहां पर तीन चीजें समझने वाली बहुत जरूरी हैं। द डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्टाइल, ट्राजेक्टरी एंड पैराबोला। एक कंफ्यूजन है, तो प्रोजेक्टाइल आप समझ में आ गया है। ट्राजेक्टरी और पैराबोला ये दोनों ही पाथ हैं। द पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इनटू एयर इज नोन एज ट्राजेक्टरी एंड पैराबोला। अगर एग्जैक्टली सिमेट्रिकल शेप बनाता है ऑब्जेक्ट, कर्व किया है, कर्व, और कर्व का अगर एग्जैक्टली सिमेट्रिकल शेप, मतलब द एरिया ऑफ द टाइम ऑफ एक्सेंट एंड द टाइम ऑफ डिसेंट, दैट मीन्स जो टाइम ऑब्जेक्ट को एरिया ऑफ रिलीज से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए लगा है उसे कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट, और मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक रीच करने में जितना टाइम लगा है उसे कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। तो ये अगर इक्वल है तो इसे कहा जाएगा पैराबोलिक पाथ। सिमेट्रिकल पाथ को पैराबोलिक पाथ कहा जाता है। अगर पाथ पैराबोलिक नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है, तो उस पाथ को कहा जाता है ट्राजेक्टरी। तो दोनों ही पाथ है, डिफरेंस है एंगल का, डिफरेंस है शेप का, ये डिफरेंस है बेसिकली, ठीक है। तो आपको ये तीनों चीज समझ में आ रही है। इसी के साथ ही अब ये जैसे ऑब्जेक्ट है, अब यहां पर कुछ चीजें जो आप समझ पा रहे हैं, तो जितनी चीज समझ पा रहे हैं उसको लिख लेते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट है, जिस हाइट से आप ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं, जिस हाइट से आप ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं उसे कहा जाता है रिलेटिव हाइट, उसे रिलेटिव हाइट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जिस वेलोसिटी से आप उसको रिलीज कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं वी वाई मतलब दिस इज वर्टिकल वेलोसिटी, वी एक्स मतलब दिस इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और ये जो अल्फा दिख रहा है आपको दिस इज एंगल, दिस इज एंगल ऑफ रिलीज। तो यस, जब आप ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं और ये डी, डी इज द रेंज, डी रेंज है, तो रेंज डिपेंड करते हैं वेलोसिटी के ऊपर, डिपेंड करते हैं एंगल के ऊपर, एंड डिपेंड करते हैं रिलेटिव हाइट के ऊपर, ठीक है। इन तीनों चीज के ऊपर ज्यादा रिलेट किया जाता है एक रेंज। और ये एच मैक्सिमम क्या है? दिस इज द मैक्सिमम हाइट। जब भी कोई ऑब्जेक्ट रिलीज होता है और जब वो एक मैक्सिमम हाइट रीच करता है जहां से फिर वो डिक्रीज होती है उसकी हाइट, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को कहा जाता है मैक्सिमम हाइट। तो ये कुछ चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ रही है, ओके। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर आप प्रोजेक्टाइल ट्राजेक्टरी, अब यहाँ पे ट्राजेक्टरी वर्ड यूज किया गया है बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पाथ जो ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है, बिकॉज ऑफ द एयर रेजिस्टेंस, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, मैक्सिमम जो पाथ होते हैं वो ट्राजेक्टरी होते हैं, ठीक है। तो जो रेंज है वो तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। जो ट्राजेक्टरी जो शेप है वो तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर वन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जिस एंगल पर ऑब्जेक्ट रिलीज हुआ है एयर में। नंबर टू, प्रोजेक्शन स्पीड, जिस स्पीड से
जिस स्पीड से आपने उस ऑब्जेक्ट को रिलीज किया है, प्रोजेक्शन स्पीड या फिर वेलोसिटी। अगर डायरेक्शन है तो वेलोसिटी, अगर डायरेक्शन नहीं है, केवल ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है, ऑब्जेक्ट के मास की बात की जा रही है, तो यहां पर केवल स्पीड लिखा जाएगा। पर प्रोजेक्शन वेलोसिटी ज्यादा एक्यूरेट है, ज्यादा एप्रोप्रिएट रहेगा लिखना यहाँ पर। रिलेटिव हाइट ऑफ प्रोजेक्शन, जिस हाइट पर वो ऑब्जेक्ट रिलीज किया गया है, जिस हाइट से। तो ये तीन चीज डिफाइन करती हैं एक पाथ को, ये तीन चीज डिफाइन करती हैं रेंज को, याद रखिएगा। इसी के साथ ही कुछ कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, और ये जो कंडीशन है ये तीन है, तीनों सीक्वेंस में है। तो ये आप जानते हैं कि ऑप्टिमम प्रोजेक्शन, ना ही प्रोजेक्शन मैक्सिमम ना ही प्रोजेक्शन मिनिमम, इट शुड बी ऑप्टिमम प्रोजेक्शन। अब जैसे कि आप जानते हैं कि शॉटपुट का एंगल जैवलिन से ज्यादा होता है, हैमर का शॉटपुट से ज्यादा होता है। तो ये जो डिफरेंसेस ऑफ एंगल है, ये ऐसा क्यों है, क्या रीजन है इसके पीछे? तो ये बड़े सारी चीजें हैं जो डिफाइन करती हैं इन चीजों को। एयर रेसिस्टेंस डिफाइन करता है, आपकी वेलोसिटी डिफाइन करती है मेनली। तो ये जो प्रोजेक्शन है ये मेनली किन चीजों के ऊपर डिफाइन करता है? मैक्सिमम स्पीड, जितना मैक्सिमम स्पीड कर सकते हो उतना बेटर है। तो स्पीड शुड बी मैक्सिमम, जितना हाइट से रिलीज कर सकते हो उतना बढ़िया, जितनी ज्यादा रिलेटिव हाइट उतना अच्छा। लेकिन जो एंगल है, एंगल शुड बी ऑप्टिमम। ऐसा नहीं कि जितना मैक्सिमम एंगल उतना अच्छा। क्यों? क्योंकि एंगल अगर आपका मैक्सिमम होगा तो ज्यादा हाइट रिलेट करेगा, ना कि रेंज। आपको रेंज भी चाहिए। कुछ गेम्स में आपको हाइट का एडवांटेज चाहिए, कुछ गेम्स में आपको रेंज का एडवांटेज चाहिए। अगर आपको हाइट का एडवांटेज चाहिए, जैसे कि हाई जंप, पोल वॉल्ट, यहां पर आपको हाइट का एडवांटेज चाहिए। बास्केटबॉल, यहां पर आपको हाइट का एडवांटेज चाहिए, हाइट आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर आप एंगल को बढ़ा देंगे, यहां पर आपका एंगल मैक्सिमम रहेगा। बट अगर आपको रेंज चाहिए तो रेंज के लिए आपको अपना हाइट, अपने एंगल को कम करना पड़ेगा। तो दैट इज द रीजन कि आपको किस टाइप के, किस कैटेगरी में आपको एडवांटेज चाहिए, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर तीन कंडीशन है। अगर आपका रिलीजिंग हाइट 0 है तो एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। एग्जाम्पल, अगर कोई ग्राउंड पे बॉल पड़ी है तो रिलीजिंग हाइट और लैंडिंग हाइट सेम है, तो जब रिलीजिंग हाइट और लैंडिंग हाइट सेम लेवल पर होगी तो एंगल कितना रखेंगे आप? 45 डिग्री। एक ये एग्जाम्पल समझ में आ रहा है। एक और एग्जाम्पल, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, एंगल कितना होता है? 45 डिग्री, क्योंकि लैंडिंग हाइट और रिलीजिंग हाइट सेम लेवल पर है। दूसरा कंडीशन, अगर रिलीजिंग हाइट ज्यादा है, लैंडिंग हाइट कम है, तो एंगल कितना हो जाएगा? एंगल हो जाएगा आपका 45 डिग्री से कम हो जाएगा। एग्जाम्पल, शॉर्ट पुट, जैवलिन, डिस्कस, हैमर, ये सभी एग्जाम्पल में 45 डिग्री से कम एंगल क्यों रखते हैं आप? क्योंकि यहां पर रिलीजिंग हाइट जो ज्यादा है और लैंडिंग हाइट आपकी कम है। अगर आपने रिलीजिंग हाइट भी ज्यादा रखी और एंगल भी अगर आपने रखा ज्यादा, तो क्या हो जाएगा? हाइट आपको ज्यादा मिल जाएगी, रेंज आपकी कम हो जाएगी। तो रेंज को कवर करने के लिए एंगल को ऑप्टिमम रखना पड़ता है, जितना जरूरी उतना। नेक्स्ट आ गया आपको थर्ड कंडीशन, रिलीजिंग हाइट आपकी नीचे है और लैंडिंग हाइट आपकी ऊपर है। ये भी एग्जाम्पल देख रहे हैं आप, बास्केटबॉल, हाई जंप, पोल वॉल्ट, ये सभी एग्जाम्पल में एंगल ज्यादा होगा। एंगल ज्यादा होने से क्या हो जाएगा? आपको हाइट का एडवांटेज मिलेगा, रेंज आपको जरूरत नहीं है, आपको हाइट चाहिए। तो ये तीन कंडीशंस आप जरूर याद रखिएगा। एक और चीज है, दो और कंडीशंस है यहां पर। अगर एंगल ज्यादा है, अगर एंगल ज्यादा है तो डेफिनेटली हायर होगा और वो ट्रैवल स्लो करेगा। लेकिन अगर एंगल कम है तो उसका एंगल कम होगा, हाइट कम होगी और वो फास्टर ट्रैवल करेगा। ये दो चीजें और आप अच्छे से याद करके रखिएगा। तो यहां पर आपका इतना प्रोजेक्टाइल मोशन आपका कवर हो जाएगा, इतना काफी रहेगा आपके लिए। इसी के साथ ही एक्सीडेंट प्लेन्स आपका लास्ट टॉपिक रहेगा इस वीडियो का, और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि आप डेफिनेटली एप्लीकेशन में मॉक टेस्ट प्रैक्टिस और वो जो वीडियोस रह गए हैं वो जरूर देखिएगा, तभी ये टॉपिक कंप्लीट होगा आपका। ये तो ये यहाँ पर अगर आप एक्सिस एंड प्लेन्स की बात करते हैं तो एक्सिस एंड प्लेन्स यूज किए जाते हैं आपके बॉडी को डिवाइड करके उसको डीपली एनालाइज करने के लिए। अगर आप अपने मोशन को, मूवमेंट्स को एनालाइज करते हैं तो उसमें प्लेन्स एंड एक्सिस यूज में आते हैं। तो जो एक्सिस है, एक्सिस के अराउंड, अब एक्सिस क्या है? फल्क्रम। एक्सिस क्या है? फिक्स्ड पॉइंट, जिसके अराउंड मोशन होता है। तो यहां पर आप समझ रहे हैं कि एक्सिस जो आपकी बॉडी से क्रॉस हो रहा है उसी के अराउंड मोशन होगा।
एंड प्लेन्स वो एक इमेजिनरी सरफेस है। एक्सिस क्या है? एक्सिस आर द इमेजिनरी लाइंस एंड प्लेन्स क्या है? प्लेन्स आर द इमेजिनरी सरफेसेस। तो प्लेन्स डिवाइड द बॉडी इनटू टू पार्ट्स, और जो एक्सिस है, एक्सिस के अराउंड मोशन होता है। तो ये दो चीजें यहां पर आपको समझनी चाहिए। अगर आप एक्सिस की बात कर रहे हैं तो एक्सिस क्रॉसेस द बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज नोन एज क्रेनियोकॉर्डल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ये याद रखिएगा, दिस इज क्रेनियम एरिया एंड द लोअर एरिया इज कॉर्डल एरिया। तो ये क्रेनियोकॉर्डल इसलिए कहा जाता है। सेकेंड, इफ एक्सिस क्रॉसेस द बॉडी फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर, आगे से पीछे, तो इसे कहा जाता है एंटीरियो पोस्टीरियर और डॉर्सोवेंट्रल या फिर सेंट्रल एक्सिस। अगर कोई एक्सिस आपकी बॉडी को साइड टू साइड, ईयर टू ईयर, लेफ्ट टू राइट अगर क्रॉस करता है तो इसे कहा जाता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस या फिर फ्रंटल एक्सिस। तो ये तो नेम्स आपको समझ में आ रहे हैं, और भी नेम यहां पर याद रखिएगा। तो सेंट्रल एक्सिस को एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस भी कहा जा सकता है, ठीक है। फ्रंटल एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, कोरोनल एक्सिस और मीडियो लेटरल एक्सिस। नेक्स्ट आ गया आपका वर्टिकल एक्सिस। तो ये तीन एक्सिस समझ में आ रहे हैं आपको। अगर आप बात करें सेंट्रल एक्सिस की, तो ये एक्सिस आपकी बॉडी को आगे से पीछे, पीछे से आगे क्रॉस कर रहा है। अगर आप बात कर रहे हैं फ्रंटल एक्सिस की, तो ये आपकी बॉडी को साइड टू साइड क्रॉस कर रहा है। अगर बात कर रहे हैं वर्टिकल एक्सिस, तो ये आपकी बॉडी को टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप ट्रैवल कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, ठीक है। डन, यहां तक समझ में आ गया। इस टॉपिक में आपको पढ़ना क्या है? तो इस टॉपिक में आपको तीन चीजें पढ़नी है। नंबर वन, आपको इसके ऑल्टरनेटिव नेम्स याद होने चाहिए, और जितने लिख दिए उतने काफी है। ऑल्टरनेटिव नेम्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। नंबर टू, एक्सिस और प्लेन्स के अराउंड कौन सी मोशन, कौन सा मूवमेंट हो रहा है, ये समझने वाली बात है। आपको बोल दिया एडक्शन, एबडक्शन, प्रोनेशन, सुपाइनेशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ये आपको मूवमेंट बता दिया। पूछा कि ये मूवमेंट्स किस प्लेन और किस एक्सिस में होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नंबर टू। नंबर थ्री, प्लेन्स आपकी बॉडी को कैसे डिवाइड करता है और एक्सिस आपकी बॉडी को कैसे क्रॉस करता है। ये तीन चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो ये मान लीजिएगा कि ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। तो पहला जो मैं आपको पढ़ा रही हूं वो ये कि इसका ऑल्टरनेटिव नेम, तो सेंट्रल प्लेन को एंटीरियर पोस्टीरियर और मीडियल प्लेन भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। कोरोनल प्लेन, फ्रंटल प्लेन, मीडियो लेटरल और लेटरल प्लेन जो है ये एक चीज है। दूसरा, हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड ट्रांसवर्स प्लेन, ये एक चीज है। तो ये भी चीज समझ में आ रही है आपको। नाउ, जो ट्रांसवर्स प्लेन है, ट्रांसवर्स प्लेन आपकी बॉडी को सुपीरियर और इंफीरियर पार्ट में डिवाइड करती है। जो फ्रंटल प्लेन है, फ्रंटल प्लेन, ये फ्रंटल प्लेन आपकी बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड करती है, फ्रंटल प्लेन इस तरीके से। और जो सेंट्रल प्लेन है, सेंट्रल प्लेन आपकी बॉडी को लेफ्ट और राइट हाफ में डिवाइड करती है। इतना समझने वाली बात है, बहुत डिटेल में घुसना ही नहीं है भाई, इतना काफी है आपके समझने के लिए, ठीक है। तो एक्सिस आपकी बॉडी को कैसे क्रॉस कर रहा है और प्लेन आपकी बॉडी को कैसे डिवाइड कर रही है, इतना समझना है, इतना पढ़ना है आपको, ठीक है। मैंने क्या बोला कि मैं आपको यहाँ पर चीजों को डिटेल में बताने के लिए नहीं हूं, क्योंकि ये आपका रिवीजन क्लास है, इसमें केवल आपको एक बार रिवीजन करना है, फटाफट फटाफट, डिटेल में पढ़ने वाला टाइम नहीं है, क्रैश कोर्स है ये हमारा, ठीक है। ओके, अब दो रूल याद कर लीजिएगा। रूल नंबर वन क्या बोल रहे हैं कि प्लेन्स और एक्सिस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो अगर सेंट्रल एक्सिस है तो प्लेन कैसा होगा? फ्रंटल। एक्सिस कौन सी है? सेंट्रल एक्सिस ऐसी, एंटीरियर पोस्टीरियर, तो प्लेन कैसा होगा? ऐसा, तभी तो होगा परपेंडिकुलर। तो अगर ये एक्सिस है तो प्लेन कौन सा? फ्रंटल प्लेन। सेम विद दैट, अगर फ्रंटल एक्सिस है, फ्रंटल एक्सिस कैसी? ये अगर फ्रंटल एक्सिस है तो प्लेन कैसा होगा? ऐसा। तो ये प्लेन कौन सा है? सेंट्रल प्लेन, ठीक है, तभी हुआ परपेंडिकुलर। अगर वर्टिकल एक्सिस की बात करें तो ये है वर्टिकल एक्सिस, तो प्लेन कैसा होगा? ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे, नंबर वन। नंबर टू, रूल नंबर टू, अगर कोई भी मूवमेंट फ्रंटल एरिया में हो रहा है, अगर कोई भी मूवमेंट आप फ्रंट व्यू से क्लियरली समझ पा रहे हैं, तो ये मान लीजिएगा फ्रंट व्यू मतलब फ्रंटल प्लेन, साइड व्यू मतलब सेंट्रल प्लेन और टॉप व्यू मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब ये समझने के लिए आपको मूवमेंट्स का वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे, तो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। दो एग्जाम्पल मैं आपके सामने यहाँ पर पेश कर रही हूँ।
अगर आप कार्टव्हील कर रहे हैं तो कार्टव्हील में साइडवर्ड कार्टव्हील हो रहा है, साइडवर्ड, तो साइडवर्ड कार्टव्हील जो है वो आप किस व्यू में क्लियरली समझ पाएंगे, फ्रंटल व्यू या फिर फ्रंटल व्यू या फिर साइड व्यू। तो इस पर्सन का जो फ्रंट एरिया है वो आपके सामने है, अगर आप इसके साइड में आएंगे तो आपको ये क्लियरली दिखेगा नहीं, तो फ्रंट व्यू में क्लियरली दिखेगा कार्टव्हील। तो डेफिनेटली अगर फ्रंट व्यू है तो प्लेन कौन सा होगा, फ्रंटल प्लेन। हाँ जी, फ्रंटल प्लेन। तो अगर फ्रंटल प्लेन है तो एक्सिस कौन सा होगा, एक्सिस विल बी सेटल एक्सिस। क्लियर। सेम विद दैट, अगर ये फ्रंट जंप कर रही है, फ्रंट रोल कर रही है, तो फ्रंट रोल में ये कौन से व्यू में आप क्लियरली देख पाएंगे, तो बेसिकली अगर आप इसके फ्रंट में होंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा नहीं, साइड में होंगे तो आप क्लियरली देख पाएंगे इसको, राइट। तो ये हो गया साइड व्यू। अगर साइड व्यू है तो कौन सा प्लेन होगा, प्लेन कौन सा होगा, सेटल प्लेन। तो एक्सिस कौन सा हो जाएगा, एक्सिस विल बी फ्रंटल एक्सिस, फ्रंटल एक्सिस। बस ये आपको याद रखना है। डन। तो मैंने तीनों चीजें आपको बता दी। नंबर 1 ऑल्टरनेटिव नेम्स, नंबर 2 कि अगर कोई भी मूवमेंट आपको दे दिया तो उस मूवमेंट में कौन सा प्लेन कौन सा एक्सिस। तीसरी चीज कि प्लेन आपकी बॉडी को कैसे डिवाइड करता है और एक्सिस आपकी बॉडी में कैसे क्रॉस करता है। ये तीन चीजें आपको समझ में आ गई, बस आपका ये टॉपिक फटाफट आप ये कवर कर लेंगे। तो ऑलमोस्ट मैंने सब चीजें आपको यहाँ पर समझा दी हैं। अब करते हैं क्वेश्चन, धड़ाधड़ क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी बताइए। जॉइंट्स का भी टॉपिक मैंने यहाँ पे लिया हुआ है ताकि आपको मैं ये बता पाऊं कि विदाउट जॉइंट्स ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होता है। जॉइंट्स, लीवर सिस्टम, प्लेन्स एंड एक्सिस, तब जाके ये टॉपिक प्लस मूवमेंट्स, तब जाके ये टॉपिक आपका खत्म होगा पूरा, ठीक है। हाँ जी। तो द कार्पल बोन्स एंड टार्सल बोन्स आर द एग्जांपल ऑफ ग्लाइडिंग जॉइंट। क्लियर। उसके बाद प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन टेक्स प्लेस इन, तो प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन कहां होता है, तो प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन बेसिकली आप इसको प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन ये होता है शोल्डर जॉइंट में, ये होता है शोल्डर जॉइंट। स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, शोल्डर जॉइंट में होता है। ओके। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं जॉइंट मूव कर रहा है, मैं एक बार देख लूँ भैया, अगर जॉइंट मूव कर रहा है और एंगल रिड्यूस हो रहा है जॉइंट में तो इसे कहा जाएगा फ्लेक्शन। अगर एंगल बढ़ रहा होगा तो इसे कहा जाएगा एक्सटेंशन, ठीक है। चलिए 19 के बाद थोड़ा मैं बढ़ा दूं साइज, अब ठीक है। टर्निंग ऑफ द फुट सो दैट सोल फेजेस आउटवर्ड इन अ मूवमेंट, एक ऐसा मूवमेंट जिसमें जो सोल है वो आउटवर्ड फेस कर रहा है उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा इवर्जन। अगर इनवर्ड फेस करेगा तो इनवर्जन। एबडक्शन, इफ यू आर मूविंग अ बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द मिड लाइन तो ये एबडक्शन। इफ यू आर मूविंग अ बॉडी पार्ट टूवर्ड्स द मिड लाइन तो इसे एडक्शन, ठीक है। एक्सटेंशन, अगर जॉइंट में जो एंगल है वो इंक्रीज हो रहा है तो एक्सटेंशन, एंड मैक्सिमम यू कैन एक्सटेंड अप टू 180 डिग्री, और अगर एंगल कम हो रहा है तो ये फ्लेक्शन, ठीक है। तो ये भी समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, इमेजिनरी लाइन पासिंग फ्रॉम द इंटीरियर टू पोस्टीरियर डायरेक्शन, अंदर से बाहर क्रॉस कर रहे हैं आप, ठीक है, तो इसे कहा जाएगा सेटल एक्सिस। क्लियर, नो डाउट। इसके बाद ही अगर साइड वे बेंडिंग है, साइड वे बेंडिंग, अगर आप साइड वे बेंड कर रहे हैं तो साइड वे किस व्यू में क्लियरली दिखाई देगा, तो या आप मैं फ्रंट में, अगर मैं आपके सामने ऐसे ऐसे करूं तो आपको अब क्लियरली समझ में आ रहा है, या मैं आपके साइड में, आप अब मेरे अब साइड में हो गए, अब मैं अगर ऐसे ऐसे कर रही हूं तो अब आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो ऑफ कोर्स आप मेरे फ्रंट में हैं तो आपको क्लियर ये मूवमेंट दिखाई दे रहा है, तो मतलब ये फ्रंटल व्यू है तो फ्रंटल प्लेन होगा। तो फ्रंटल प्लेन के साथ एक्सिस कौन सा जाएगा, सेटल एक्सिस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए। डन। इसी के साथ ही लॉर्डोसिस इज ऑल्सो नोन एज, तो लॉर्डोसिस को और क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है हॉलो बैक। इसको हॉलो बैक भी कहेंगे आप।
ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ मोमेंटम भी कह सकते हैं, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन भी कह सकते हैं। रिमेंबर लॉ ऑफ एक्सीलरेशन दैट मींस F इजिकल टू m इंटू ए। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स पुट करेंगे उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा, जो कि पर्टिकुलरली कितने मास का होगा। लॉ ऑफ मोमेंटम सेज दैट मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी सेम, जितना अमाउंट ऑफ फोर्स आप अप्लाई करेंगे उतना ही अमाउंट ऑफ वेलोसिटी वो जो है वो मूव करेगा। ठीक है, तो एक ही चीज है यहाँ पर। नेक्स्ट, इन विच टाइप ऑफ लीवर द फोर्स इन बिटवीन वेट एंड फुलक्रम, किस टाइप के लीवर में फोर्स बीच में होता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इसका बी, टाइप 2। और टाइप 2 में कौन सा एडवांटेज होगा? फोर्स का एडवांटेज होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स आर्म ज्यादा होगा रेजिस्टेंस आर्म के, प्लस इसका मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा होगा। आप ये देख पा रहे हैं सब कुछ, मैकेनिकल एडवांटेज 1 से, मतलब आई थिंक मैंने बोल दिया है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर कैन प्रोवाइड मैकेनिकल एडवांटेज इन फॉर्म ऑफ, क्लियरली समझ में आ रहा है? हाँ जी भाई, तीनों में आता है, स्पीड, स्ट्रेंथ और बैलेंस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 2 3। तो 1 2 3 कहाँ दिया हुआ है? ए में दिया हुआ है, तो यस द करेक्ट आंसर इज ए। ओके, इसी के साथ ही 27, द हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। द हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब रेंज ही आप मान लो, जितना ज्यादा टाइम ऑफ फ्लाइट उतना ज्यादा रेंज कवर करेगा। द हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज मेजॉरिटी के साथ किस पर डिपेंड करती है? सो द करेक्ट आंसर वुड बी, द करेक्ट आंसर वुड बी एंगल ऑफ रिलीज। जितना मतलब बेसिकली सही एंगल होगा तभी हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज उसके ऊपर मैटर करेगी। तो यस, एंगल ऑफ रिलीज के ऊपर डिपेंड करता है। इसी के साथ ही 28 क्वेश्चन नंबर, अगर डिफॉर्मिटी को टॉप टू बॉटम अरेंज किया जाए तो कैसे अरेंज करेंगे आप? सबसे पहले आता है काइफोसिस, इट इज ऑन द सर्वाइकल एरिया, सर्वाइकल एरिया। उसके बाद लॉरोसिस लंबर एरिया एंड ये मुझे लग रहा है कि आई थिंक मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। एक सेकेंड, कोई बात नहीं, मेरे पास कोई बात नहीं, इसका आप मुझे एक बार जवाब दीजिएगा। मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ, मैं आंसर नहीं लगाऊंगी क्योंकि अभी अगर मैंने ये चीज़ क्योंकि अगर मैं कहीं पर भी अभी मैंने सोच लिया है, क्योंकि लाइव क्लास होती है फिर रिकॉर्ड हो रही है अभी क्लास, तो अब अगर मैंने चेंज किया तो फिर वो पूरा वीडियो खराब हो जाएगा। तो मैं गलत बोलने से बेटर है कि मैं ये छोड़ दूँ। अगर मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, कई बार ऐसे लाइव या फिर जब आप रिकॉर्ड कर रहे होते तो कई बार कंफ्यूजन आ जाती है, तो अब मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। आप एक बार मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट 29th, डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या करने से आपकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी? तो ये आप देखें, हाइट ऑफ सीजी, एरिया ऑफ बेस एंड वेट ऑफ द बॉडी। सही है, एरिया ऑफ बेस, वेट ऑफ द बॉडी और या फिर फ्रिक्शनल फोर्स, ये भी सही है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूछा हुआ है, तो हाइट ऑफ द सीजी जितनी ज्यादा होगी, नहीं ये गलत है, ए नहीं होगा आंसर, क्योंकि सीजी और स्टेबिलिटी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना सीजी लोअर होगी उतना स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सीजी वाला ऑप्शन सारा काट दो, ये वाला भी काट दो, ये भी काट दो, यही था ढूंढने वाली चीज।
अब एरिया ऑफ बेस जितना ज्यादा उतना स्टेबिलिटी, जितना वेट बॉडी का उतना स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स उतना स्टेबिलिटी। तो सीजी वाला ऑप्शन यहां पर गलत साबित हो रहा था, वो काट दिया है। तो करेक्ट आंसर यहां पर आता है बी। ओके, और ये था हमारा आज का सेशन। तो आई रियली होप कि आपको ये क्वेश्चंस और आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो और यहां तक अगर आ गए हो तो मैंने 2-3 सवाल आपके लिए छोड़ दिए हैं, कमेंट करके जरूर जाइएगा, बता के जाइएगा कि इतना पढ़ने के बाद, तकरीबन आप 1.5 घंटा पढ़ चुके हैं मेरे साथ, इतना पढ़ने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि बढ़िया रिवीजन आपका हो गया। तो ये जरूर एक बार कमेंट करके जाइएगा, क्योंकि बस इसी कमेंट से मुझे समझ में आएगा कि मेरा एफर्ट आप तक पहुंचा। Thank you so much for watching the video. Keep supporting Scholars Mantra, stay connected and join Telegram group for lifelong connection. Thank you so much.